Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important chapter of class 10 ICSC, that is sound, chapter number 7. Okay, so children, हमने इस चैप्टर के पहले एक्सरसाइज दैट इज साउंड के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। दूसरा एक्सरसाइज इसी चैप्टर 7 का दैट इज फोर्स वाइब्रेशन और आई मीन टू से वाइब्रेशंस के बारे में भी पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 साउंड का तीसरा और आखिरी एक्सरसाइज दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही एक शानदार चैप्टर है, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं अपने वीडियो के शुरुआत में, क्या बिल्ड इट राइट, बिल्ड इट वंस। ठीक है बच्चों, एक बार पढ़ो, सही तरीके से पढ़ो। ठीक है बच्चों, राइट। तो अपना पेन निकालो, कॉपी निकालो और हाँ, वीडियो को पूरा देखना बच्चों। ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। राइट बच्चों, तो आओ पढ़ते हैं बच्चों। क्लास 10 का क्या बच्चों, चैप्टर नंबर 7 सी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लिखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, राइट, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आई मीन कॉन्सेप्ट है और तुम्हें मजा भी आएगा। ठीक है, तो लिखो बच्चों, पहला टॉपिक का नाम दो, पहला नाम दो दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लिखो बच्चों, नाम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। और आज उसमें पढ़ते हैं बच्चों क्या क्या हमें मुख्यतः पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लिखो बच्चों, पहला है पढ़ना हमें लाउडनेस। ठीक है बच्चों, लाउडनेस। ठीक है बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, दैट इज पिच। फिर पढ़ेंगे हम पिच और आखिरी में पढ़ेंगे बच्चों हम क्वालिटी, या इसे अदरवाइज कहते हैं टिम्बर। ठीक है बच्चों, वन बाय वन ये पढ़ेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ने हैं बच्चों। क्या क्या, पहला है लाउडनेस, दूसरा है पिच और तीसरा क्या है बच्चों, क्वालिटी। तो आओ बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं लाउडनेस। तो टॉपिक का नाम दो लाउडनेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है बच्चों। ठीक है, नाम दो पहला लाउडनेस। ठीक है बच्चों, दो लाउडनेस। ठीक है बच्चों, आओ चर्चा करते हैं पहले लाउडनेस के बारे में। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों क्या करना तुम्हें, देखो तुम एक ट्यूनिंग फॉर्क लो। हैव यू सीन अ ट्यूनिंग फॉर्क चिल्ड्रन? जस्ट टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क, मान लो ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ठीक है बच्चों, राइट। अब तुमने क्या करा, ट्यूनिंग फोर्क को जस्ट किसी एक रबर पैड में हल्के से स्ट्राइक करो। ठीक है बच्चों, जब हल्के से स्ट्राइक करोगे, है ना, और उसको इस अरेंजमेंट के पास लाके रख दो। ठीक है, मान लो ये एक CRO है बच्चों, CRO है ना, इसके दो प्रोब से, है ना, यहाँ पर तुम लगा दिए हो, दोनों में एक माइक्रोफोन लगा दिए हो। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक माइक्रोफोन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, माइक्रोफोन समझते हो ना बच्चों, माइक्रोफोन लगा हुआ है। ठीक है, राइट, मान लो ये माइक्रोफोन है। ठीक है बच्चों, राइट। अब तुमने क्या किया, इसको मिटाता हूं यहां से, तुमने क्या किया, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको एक रबर पैड में हल्के से स्ट्राइक करा। ठीक है, राइट। जब हल्के से स्ट्राइक करोगे और उस ट्यूनिंग फॉर्क को माइक्रोफोन के पास ला करके रख दो। ठीक है, तो तुमको क्या मिलेंगे बच्चों, तुम्हें CRO, पहले तो तुम्हें बता दो बच्चों CRO का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये जस्ट एक डिस्प्लेइंग डिवाइस है बच्चों। ठीक है, तुमको इसमें वो क्या करेगा, इसके वेवफॉर्म को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है बच्चों, पहला केस में। ठीक है, अब तुमने देखा कि कुछ ऐसा वेवफॉर्म तुम्हें मिला। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा वेवफॉर्म तुम्हें मिलेगा। इसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं बच्चों पहले चैप्टर में। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तुम देख लेना। ठीक है, तो बच्चों ये रहा एम्पलीट्यूड, ये रहा टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा माइनस आई मीन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब तुमने क्या करा बच्चों, उसी ट्यूनिंग फॉर्क को, ये ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चों, हाँ, उसी ट्यूनिंग फॉर्क को तुमने क्या करा बच्चों, ये ट्यूनिंग फॉर्क है यार, ठीक है, इतना सोचोगे तो कैसे होगा बच्चों, राइट। तुमने क्या करा, इसको उसी रबर पैड में जोर से स्ट्राइक कर दिया।
ठीक है, और सेम चीज किया, क्या क्या बच्चों, उसको इस माइक्रोफोन के पास में आकर के ला करके रख दिया। ठीक है, तो वाइब्रेशन, जाहिर सी बात होगा, हमें पता है कि साउंड प्रोड्यूस ही होता है ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, तो अब ये तुम्हें जो वेवफॉर्म दिखाएगा बच्चों, ये कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, मैं मिटाया था यहाँ पर। ठीक है, राइट बच्चों, ध्यान देके सुनो, है ना। तो कैसा होगा ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं दोनों को दोबारा ड्रॉ करता हूँ बच्चों, मेरे पास लिखने की जगह कम है, तुम्हें पता है अच्छे से, राइट। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना मेरे बच्चों। ठीक है, देखो पहले वाला केस में क्या था बच्चों, पहले वाले केस में मैंने हल्के से स्ट्राइक करवाया था। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या बच्चों, मैंने स्ट्राइक थोड़ा जोर से करवाया था। ठीक है, तो पहले वाले केस में या ये बना, ठीक है, वेव फॉर्म। ठीक है, दूसरे वाले केस में बच्चों वेव फॉर्म कुछ ऐसा बना। ठीक है, कुछ ऐसा बना, तुम ध्यान दो बच्चों, है ना। ये रहा एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ। हाँ, ये भी टाइम रहा, ये भी टाइम, ये हुआ एम्पलीट्यूड। तो ध्यान दो बच्चों, ये देखो एम्पलीट्यूड जो पहले, मान लो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है एम्पलीट्यूड, मान लो पहले ये ए था, अब यहाँ क्या हो गया बच्चों बी। तो यू कैन सी दैट कि एम्पलीट्यूड इन द सेकंड केस इंक्रीज है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, दैट इज बी इज ग्रेटर देन ए एंड बोथ आर एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये जो एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, और हमें एक और चीज पता चला, क्या बताओ, जब हम जोर से स्ट्राइक तुम करेंगे किसको, एक ट्यूनिंग फोर्क को, कहां स्ट्राइक किया हम लोगों ने, एक रबर पैड में स्ट्राइक किया। तो जाहिर सी बात है, जब सेकंड टाइम हमने जोर से स्ट्राइक किया तो उस केस में लाउडनेस ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, तो देखो, तो अगर हमने जब ग्राफ बनाया तो हमें पता चला कि भाई ये साउंड, जाहिर सी बात है, ये जो है ये लाउड साउंड है। ठीक है, ये साउंड जो ए जो है इससे कम लाउड है। ठीक है, ये लाउडर साउंड है या लाउड साउंड है। ठीक है बच्चों, तो लाउड साउंड किस पे डिपेंड कर गया बच्चों, दैट इज किससे बच्चों, आई मीन किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर गया। समझ में आया कि नहीं बच्चों, इसकी चर्चा हमारी करने वाले हैं, है ना। मैं तुम्हें सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर तुम मतलब साउंड अगर लाउडनेस होता है और उसका वेव फॉर्म तुम सीआरओ की मदद से ड्रॉ करोगे, आई मीन टू से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बच्चों ये इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था, राइट, क्लास 12 में भी है, लेकिन इंजीनियरिंग में डिटेल में है, तुम देखोगे इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह जब तुम इंजीनियरिंग करोगे अपना। ठीक है, राइट, ट्रेसिंग पेपर लेके ग्राफ वहां पर ट्रेस करते हैं, कहां से, सीआरओ में। सीआरओ एक डिस्प्लेसिंग, आई मीन डिस्प्लेइंग डिवाइस है, नॉट डिस्प्लेसिंग, डिस्प्लेइंग डिवाइस है। तो तुम्हें समझ में आया बच्चों, तो यहां से हमको पता चला, क्या बच्चों, पता ये चला कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर साउंड लाउड है, जैसे मैंने कहा हेलो, मैंने कहा हेलो, दोनों केस में मेरा सेकंड वाला हेलो कहने का अंदाज थोड़ा सा लाउडर था, तो साउंड क्या था बच्चों, जाहिर सी बात लाउडर आएगा। तो जब साउंड लाउड हुआ तो हुआ क्या एक्चुअली में, तो एम्पलीट्यूड जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तुम्हें याद रहेगा, अगर लाउडनेस बढ़ा इसका मतलब क्या बढ़ा हुआ होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ होगा। किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, बी इक्वल एफ लैम्डा। इसकी चर्चा हम अपने इसी चैप्टर के, आई मीन टू से चैप्टर 7 के पहले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। एक बार उसको देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है, सिमिलरली बच्चों अगर हम देखेंगे बच्चों, मान लो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मान लो मैंने पियानो लिया है। ठीक है, तो पियानो अगर मुझे बजाना है बच्चों, ठीक है, तो एक ही टाइप का फोर्स हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, हर जो पियानो के जो वो क्या होता है बजाने का, वो जो इंस्ट्रूमेंट में लगा हुआ होता है, ठीक है, हाँ, उस पर अगर तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे बच्चों तो साउंड क्या होगा, लाउड निकलेगा। तुम्हें समझ में आया, मैं पियानो की कीज की बात कर रहा हूं बच्चों, है ना। पियानो का जो कीज है उस पर तुम ज्यादा जोर से फोर्स लगाओगे तो साउंड क्या होगा, लाउड होगा, और साउंड लाउड हुआ इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ कि नहीं। तो यहां से हमने कहा क्या कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है, एल मीन्स लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, राइट। अभी लाउडनेस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है हम इसकी चर्चा थोड़ी देर के बाद करने वाले हैं, राइट। लेकिन फिलहाल तुम ये जान लो, है ना, कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, क्या क्या, आई मीन पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमने पढ़ा क्या, लाउडनेस। हाँ बच्चों, तो 2 साउंड वेव है बच्चों, 2 साउंड वेव है, राइट। 2 साउंड वेव का पिच अलग हो सकता है, क्वालिटी अलग, आई मीन पिच सेम हो जाए, क्वालिटी सेम हो जाए, तब भी हम उन दोनों को लाउडनेस से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों इंटेंसिटी, लिखो बच्चों इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लो, इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी, जरा ध्यान देगा सुनो बच्चों। हाँ,
ध्यान देकर सुनो। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड वेव, मैं पहले तुमको समझाता हूँ कि इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है बच्चों, क्या होता है इंटेंसिटी, ध्यान देकर बच्चों सुनो बच्चों। हाँ, मान लो मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ से एरिया ले लिया, ठीक है, या साउंड वेव मान लो यहाँ से उधर जा रहा है, ठीक है। मान लो ये क्या है बच्चों, ये है एक साउंड मतलब सोर्स है ना, जहां से साउंड निकल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो एक साउंड सोर्स है, ठीक है, राइट। यहाँ से एक साउंड निकल रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है। अब जब ये साउंड निकलेगा तो मान लो यार सही यहाँ से जैसे इधर जा रहा है, जाहिर सी बात है साउंड इधर इधर जा रहा है, राइट, हाँ यानी। तो मैंने कहा कि इंटेंसिटी मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक एरिया ले लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका एरिया का आई मीन कितना उसका मैग्नीट्यूड है एरिया का, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बोला गया कि द साउंड एनर्जी, ठीक है बच्चों, मान लो कि ये एनर्जी यहाँ से क्रॉस किया, अरे यार समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरी बात, है ना। यहाँ जो सोर्स ऑफ साउंड है तो सभी दिशा में निकलेगा ना, मुझे सभी दिशा से कोई मतलब नहीं है, राइट। मुझे मान लो साउंड के यहाँ से ऐसे भी चल जाएगा, यहाँ से ऐसे भी आ जाएगा, यहाँ से ऐसे भी जाएगा, चारों दिशाओं में साउंड जाएगा, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया ना। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इंटेंसिटी चाहिए ना। तो इंटेंसिटी का मतलब ही होता है क्या, कि साउंड एनर्जी, है ना, क्रॉसिंग साउंड एनर्जी पर सेकेंड क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट एरिया इज व्हाट इंटेंसिटी। मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान देके सुनो बच्चों। साउंड एनर्जी क्रॉसेस पर सेकेंड पर यूनिट एरिया perpendicularly is known as what intensity। तो मैं कह सकता हूं what is intensity, it is nothing but sound energy, energy मतलब जूल, है ना, पर सेकेंड, है ना, पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों, पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है। जैसा कि मान लो मैं तुम्हें कहता हूं कि बच्चों मान लो कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां से साउंड बोल रहा हूं हेलो, तो साउंड यहां से इधर जा रहा है, बोलो हाँ या नहीं जा रहा है। तो यार मैंने जब एरिया को रखा है तो जो साउंड यहां से इधर आया, कोई जरूरी है क्या कि सिर्फ साउंड यहीं से यहीं जाएगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, ऊपर भी जा रहा होगा। साउंड जो सोर्स में यहां से प्रोड्यूस कर रहा हूं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, राइट। अब मैं क्या बोलता हूं कि मैं मान लो मैं एक पर्टिकुलर एरिया यहां पर ले लिया, मान लो इस एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो भाई कितना साउंड एनर्जी इस एरिया को क्रॉस किया है परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो एनर्जी क्रॉसेस पर सेकेंड पर एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है, राइट। तो मान लो कि ये एनर्जी है और ये क्रॉस किया परपेंडिकुलरली, तो कितना एनर्जी पर सेकेंड में पर यूनिट एरिया में पास कर रहा है, कैसे, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो ये ये सारे जो है ये परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहे हैं, किसको, पर सेकेंड, है ना। मान लो एक सेकंड में इतना एनर्जी, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एनर्जी को 1 2 3 के नाम से ऐसे लिखूं ना बच्चों, तो मान लो यार ये 1 है, 2 है, 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लो कि 8 जूल फॉर एग्जांपल यार, मान लो, ठीक है, मैं नंबर से दे रहा हूं इसीलिए ताकि तुम्हें समझ में आए अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो ये 8 मान लो जो जो साउंड एनर्जीज के वेव फॉर्म है मान लो, ठीक है, राइट, वो इस एरिया को, है ना, पर सेकेंड में कैसे क्रॉस किए हैं, परपेंडिकुलरली। सो आई कैन से दिस इज व्हाट नोन एज व्हाट इंटेंसिटी। हाँ मैं दोबारा कहता हूं, इंटेंसिटी इज द साउंड एनर्जी क्रॉसेस पर सेकेंड per unit area perpendicularly or I can say normally, okay। so what are the unit children, अगर मैं बात करूं यूनिट क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है बच्चों, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। अरे यार हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। तो बताओ वर्क डन क्या, पावर क्या है, दैट इज 1 वाट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 सेकेंड हो जाएगा। तो बच्चों जूल पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वाट। सो आई कैन से दिस इज वाट पर मीटर स्क्वायर। किसका यूनिट है बच्चों, किसका है, दैट इज इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सवाल तुमसे पूछा जा सकता है बच्चों कि बताओ क्या है यूनिट इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है। तो एक लाइन लिखो यहां बच्चों, लिखो, है ना, द इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड इज नियरली, याद रखो बच्चों, हाँ, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डिनरी साउंड इज नियरली 10⁻⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10⁻⁻⁶ क्या, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
right? While the minimum intensity of sound audible to ear, minimum intensity that is 10 to the power minus 2 watt per meter square. याद रखना बच्चों, ठीक है? एक नॉर्मल साउंड जो है उसका इंटेंसिटी कितना हो सकता है? that is 10 to the power minus 6 वाट पर मीटर स्क्वायर, और वो साउंड, हाँ, जिसका मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं, मिनिमम, वो कितना होगा? 10 to the power minus 12, क्या बच्चों? दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? राइट, ये फैक्ट्स तुम्हें याद रखने होंगे। क्या कहा मैंने बच्चों? मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? मिनिमम जो ऑडिबल साउंड का जो रेंज, आई मीन रेंज है बच्चों, ये इससे गलत फहमी नहीं रखना है। वो जो साउंड का ऑडिबल रेंज है वो फ्रीक्वेंसी के तौर पे है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है? मैं सॉरी बच्चों, मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी का क्या फ्रीक्वेंसी के तौर पे नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं बात कर रहा हूं कि मिनिमम इंटेंसिटी कितना हो सकता है, ठीक है? तो बच्चों, मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं दैट इज 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, और जो कोई भी एक नॉर्मल साउंड का इंटेंसिटी कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 6 वाट पर मीटर स्क्वायर। समझ में? यहाँ से यहाँ इंटेंसिटी अगर वेरी करे तो हमारा यहाँ पर हम आराम से सुन सकते हैं। ये मिनिमम इंटेंसिटी है साउंड का जो हम सुन सकते हैं, ठीक है बच्चों? इज दैट क्लियर? बोलो हाँ या नहीं। तो बच्चों, ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव, ग्रेटर इज द व्हाट? इंटेंसिटी। बच्चों देखो, जितना एनर्जी साउंड वेव कैरी करके लेके जाएगा, है ना, पर सेकेंड, पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलरली, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। मैंने तुम्हें अभी ही कहा ना बच्चों, व्हाट इज इंटेंसिटी? मैंने क्या कहा कि द साउंड एनर्जी, है ना, क्रॉसेस पर सेकेंड पर एरिया नॉर्मली, ठीक है? तो एनर्जी जितना ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, हमने कहा इंटेंसिटी, तो आई कितना हो गया? जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो जितना एनर्जी ज्यादा होगा, जितना एनर्जी साउंड ज्यादा कैरी करके लेके जाएगा, वो पर यूनिट एरिया पर सेकेंड में परपेंडिकुलरली लेके जाएगा, उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? इंटेंसिटी होगा। समझ में आया? मैं तुम्हें डायग्राम के माध्यम से बताया था। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? हाँ या नहीं, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? तो बच्चों याद रखो एक चीज, लिखो, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर प्रोपोर्शनल टू, लिखो बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर प्रोपोर्शनल टू, लिखिए बच्चों, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इन एयर, ओके, इन एयर, देखो बच्चों, इज प्रोपोर्शनल टू, इन एयर इज proportional to, लिखो पहला बीट वन किस पे प्रोपोर्शनल करता है? लिखो पहला बच्चों, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। मान लो ए है क्या? एम्पलीट्यूड, तो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड हुआ उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? क्या होगा? दैट इज क्या? इंटेंसिटी होगा, ठीक है? दूसरा बच्चों, द स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? स्क्वायर ऑफ क्या? फ्रीक्वेंसी। मान लो वेयर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? राइट, एंड एफ इज, आई कैन से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है? तो ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड किया और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड किया, ठीक है बच्चों? और तीसरा बच्चों लिखो, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है? फॉर थर्ड वन, डेंसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, हाँ? तीसरा, डेंसिटी ऑफ एयर, चौथा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है बच्चों? तो इन चार चीजों पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है। एग्जाम में आएगा, तुम लिख सकते हो ये चारों चीज, ठीक है? इंटेंसिटी किस पे डिपेंड किया? पहला एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन के स्क्वायर पे, फिर डेंसिटी ऑफ द एयर, और फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। इन चार चीजों पे क्या किया बच्चों? इंटेंसिटी डिपेंड किया, ठीक है बच्चों? समझ में आया ना? राइट, तो ये था इंटेंसिटी। व्हाट इज इंटेंसिटी, है ना? व्हाट इज द मिनिमम इंटेंसिटी साउंड, क्या जिससे हम, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी जो साउंड हम सुन सके, ठीक है बच्चों? राइट, एंड मतलब ऑर्डिनरी साउंड का इंटेंसिटी कितना होता है, ठीक है? उसके बाद इंटेंसिटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों? राइट, अब लिखो, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी। टॉपिक दो बच्चों, subjective nature of
loudness and objective nature of intensity। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सवाल आता है, मतलब बोर्ड में ये सवाल आता है बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों। तो लिखो बच्चों, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, है ना, ठीक है बच्चों। यहां तक अभी हमें 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 बात करना है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट मतलब क्या नेचर ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी के बारे में हमें चर्चा करना है, ठीक है। सब्जेक्टिव नेचर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर क्या होता है, मैं तुमको पहले ये क्लियर कर दूं बच्चों। देखो ध्यान देकर सुनो, सब्जेक्ट डोंट राइट ये, हाँ थोड़ा समझो पहले फिर लिखना। हाँ, सब्जेक्टिव नेचर का मतलब होता है जो पर्सन से पर्सन क्या करे बच्चों, हाँ, वैरी करे, ठीक है, VARY, ठीक है, राइट। जो नेचर पर्सन टू पर्सन वैरी करे वो है सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, जो सभी के लिए सेम हो, आई मीन टू से जो कैलकुलेशन वाला पार्ट हो, कैलकुलेशन वाला पार्ट, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट हो। जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हें A+B या 2+5 क्या होता है, 7 होता है, तो ये सभी लोग बोलेंगे 7 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, राइट बच्चों, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू से कि सब्जेक्टिव नेचर का मतलब होता है कि वो जो सभी पर्सन के पसंद से वैरी करे। मान लो कि मुझे जो चीज अच्छा लग रहा हो सके तो मैं अच्छा ना लगे, तो ये पर्सन से पर्सन वैरी कर गया। मैं तुम्हें समझाऊंगा बच्चों, हाँ, कि कैसे होगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का मतलब ही बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर पाए वो है ऑब्जेक्टिव। वो बदलने वाला नहीं है, वो बदलने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं बच्चों लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है ना, हालांकि मैं इससे पहले तुम्हें बता चुका हूं कि लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे। हम पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नेचर पढ़ने के बाद में किसका, लाउडनेस और इंटेंसिटी पढ़ने के बाद में हम वो सारे फैक्टर निकालेंगे जिन सारे फैक्टर पे साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो चीजें क्या है बच्चों, पहला है कि जो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। तो लाउडनेस पहला डिपेंड किया बच्चों, लाउडनेस, हाँ लिखो, लाउडनेस डिपेंड्स, है ना, पहला किस पे ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या, पहला क्या बच्चों, इंटेंसिटी पे, है ना, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। मतलब क्या बच्चों कि इंटेंसिटी क्या है कि कितना एनर्जी कन्वे किया गया पर यूनिट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक है, उस पे डिपेंड किया इंटेंसिटी पे, ठीक है। मतलब ईयर ड्रम के साथ के सामने बच्चों देखो साउंड प्रोड्यूस कैसे होगा। मान लो यहाँ एक साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, अब ये साउंड क्या हुआ बच्चों, धीरे 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 मेरे कानों पे आके यहाँ स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली जब ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करेगा, इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी मुझे पता चलेगा कि कितना इंटेंस साउंड है, हाँ या नहीं बच्चों, समझ में आया मैंने क्या कहा कि पहला तो लाउडनेस डिपेंड किया इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि कितना साउंड एनर्जी, है ना, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना, कन्वे हुआ परपेंडिकुलरली, ठीक है, दैट इज व्हाट द इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, राइट। और दूसरा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ लिसनर, हाँ, द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ अ लिसनर, ठीक है बच्चों, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहले लाउडनेस डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है, या कितना साउंड एनर्जी क्रॉस कर रहा है पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिसनर, राइट। और ईयर ड्रम के सामने में कितना एनर्जी लेकर के वो जा रहा है। दूसरा क्या है, द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ अ लिसनर। बच्चों देखो डिफरेंट लोगों की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है यार, बोलो हाँ कि नहीं, सभी का सेंसिटिविटी सेम नहीं होता है, ठीक है, राइट, राइट बच्चों। तो आओ हम इसको समझते हैं कि भाई ये जो सेंसिटिविटी आई मीन से इंटेंसिटी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पिच के लिए क्या सेम रहता है क्या, ठीक है। और अगर मान लो दो अलग अलग इंटेंस क्या साउंड है, तो वो क्या सेम लिसनर के लिए क्या अलग अलग नहीं होंगे क्या, ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान देकर सुनना बच्चों मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देकर सुनना, है ना। देखो loudness of sound of a given intensity may differ from listener to listener. Sound of the same intensity may appear to be different loudness to different person due to difference in the sensitivity of their ईयर। बच्चों ध्यान देकर सुनो, मान लो कि यहाँ एक साउंड एक लाउडनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो लाउडनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर्सन ए है, फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये पर्सन क्या हो गया बच्चों, बी है, ठीक है, ये इनका कान रहा, हालांकि कान बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ठीक है, ये इनका कान रहा, ठीक है, ये रहा पर्सन ए, ये रहा पर्सन बी। अब मुझे बताओ कि क्या दोनों का ईयर का सेंसिटिविटी सेम है क्या,
बिल्कुल नहीं है। इसका जो सेंसिटिविटी होगा, इसका वो सेंसिटिविटी नहीं होगा। तो मान लो कि एक लाउडनेस, एक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हो सकता है वो लाउडनेस वाला साउंड जो है के लिए ये ए का ईयर काफी सेंसिटिव हो, बी का ईयर सेंसिटिव ना हो, ठीक है। तो एक लाउडनेस के लिए भी दोनों की तरफ से क्या हो गया, क्योंकि सेंसिटिविटी अलग अलग हो गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान देकर दोबारा उसको मैं पढ़ता हूं बच्चों। लाउडनेस ऑफ साउंड ऑफ अ गिवन इंटेंसिटी में डिफर फ्रॉम लिसनर टू लिसनर, ठीक है। देखो जैसे कि बच्चों मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, देखो मान लो कि ये 18 साल का एक लड़का है, ठीक है, और ये 80 ईयर्स के एक बुजुर्ग है, ठीक है, राइट बच्चों। 18 ईयर का एक लड़का है और ये 80 ईयर्स के एक बुजुर्ग है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ, मान लो इस बच्चे का बर्थडे है, ए का बर्थडे है, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, मान लो दोनों ये दादाजी हैं और ये पोता है। मान लो बी क्या है, बी जो है वो दादाजी है, ठीक है, और ए क्या है, दैट इज पोता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। तो दादाजी की उम्र कितनी है अभी, 80 साल है, और पोते की उम्र कितनी है, 18 साल है। आज मान लो पोते ए का जन्मदिन है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ये अपने दोस्तों को बुला रखा है अपने घर में पार्टी करने के लिए। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, ये इसको चाहिए म्यूजिक, दैट इज लाउड वाला म्यूजिक, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, इसने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो लाउडनेस बढ़ जाएगा। अब देखो जो लाउडनेस, जो साउंड इसे प्लेजर दे रहा है, वही साउंड इसके दादाजी को क्या दे रहा है बच्चों, पेन दे रहा है। समझ में नहीं आया बच्चों, क्या समझ में आया? हाँ या नहीं? जो साउंड इस पोते को, आई मीन से ए को प्लेजर दे रहा है, वही साउंड इसे क्या दे रहा है, दादाजी क्या दे रहा है, पेन दे रहा है। तो व्हाट आई मीन टू से, इसका मतलब ये क्या है कि लाउडनेस दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग है, ठीक है। तो दादाजी को वो साउंड पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि उनका उम्र हो चुका है, ठीक है, लेकिन बच्चे को, आई मीन से ये पोते को वो साउंड उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका उम्र थोड़ा सा कम है, यंग है, वो एनर्जी ज्यादा है उसके पास में। समझ में आया कि नहीं आया? तो लाउडनेस क्या हो गया बच्चों, वेरी हो गया पर्सन से पर्सन। समझ में आया कि नहीं आया? ये मान लो लाउडनेस है, इस दोनों का इंटेंसिटी सेम है। मान लो इसका, इस वाले लाउडनेस का जो साउंड है उसका इंटेंसिटी सेम है, माने सेम है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी है, ठीक है, लेकिन दोनों के ईयर का सेंसिटिविटी अलग अलग है बच्चों, ठीक है। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से, तो तुम सिंपली याद रखो कि भाई जो डीजे बजता है, ठीक है, डीजे जो है यंग मास को मजा देता है ना, पार्टी ऑल नाइट करते हैं, राइट, हाँ या नहीं। लेकिन वही अगर बुजुर्ग है तो वही डीजे उन बुजुर्गों को क्या करेगा, उनके कानों को हर्ट करता है। तो ये जो साउंड है, ये जो लाउडनेस है, ये पर्सन टू पर्सन क्या हो गया, वेरी कर गया। इसीलिए हम बोले क्या कि लाउडनेस इज अन, क्या बच्चों, is not an, is a subjective property। नहीं समझ में आया बच्चों, क्या है, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। क्यों है बच्चों, क्यों है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों के लिए सेम रहता, मतलब हर किसी के लिए, दोनों के लिए, हर किसी के लिए अगर सेम रहता, तो हम ये कहते हैं क्या कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है, ठीक है बच्चों। तो एक और लाइन इसके बाद देखते हैं बच्चों, ध्यान देकर सुनो, है ना, देखो ध्यान देकर सुनो। टू साउंड्स ऑफ द सेम इंटेंसिटी बट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मे डिफर इन लाउडनेस इवन द सेम लिसनर बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ऑफ अ पर्सन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है बच्चों। मान लो दो साउंड ले लिया मैंने, है ना, दो साउंड ले लिया, L1 ले लिया, L2 ले लिया, और दोनों का इंटेंसिटी सेम है बच्चों। अब मान लो वही इंसान सुन रहा है, मान लो यही इंसान सुन रहा है दोनों साउंड को, ठीक है, हालांकि दोनों का इंटेंसिटी सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। तो इसका फ्रीक्वेंसी मान लो F1 हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी मान लो F2 हो गया। तो सेम लिसनर है लेकिन सेम लिसनर के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाएगा। तो सेम लिसनर का जो सेंसिटिविटी है ना, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। सेम पर्सन के लिए, यहाँ मैंने 2 पर्सन लिया था, यहाँ मैंने सेम पर्सन, एक ही पर्सन लिया, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा कि साउंड वेव का एक, साउंड का एक प्रॉपर्टी हमने कहा, जैसे हमने कहा लाउडनेस, फिर हमने कहा इंटेंसिटी। मैंने कहा किसे कहेंगे लाउडनेस, लाउडनेस किसे कहेंगे हम चर्चा कर लिए, इंटेंसिटी किसे कहेंगे उसे हमने चर्चा कर रखा है, ठीक है। मैंने कहा कि इंटेंसिटी क्या है बच्चों, वो है ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, राइट। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने क्या कहा इंटेंसिटी बच्चों, आई क्या कहा, दैट इज वाट पर मीटर स्क्वायर। अरे यार हाँ, यानी कितना एनर्जी जो है साउंड वो कैरी करके जा रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, दैट इज व्हाट इट्स इंटेंसिटी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो चूंकि हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन सब पर तो सेम ही ना आएगा यार, सेम आएगा। हालांकि ईयर ड्रम का क्या सेंसिटिविटी अलग अलग हो सकता है। समझ में आया कि मान लो 2 पर्सन है, एक ही साउंड है,
किसी एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, ठीक है। तो दोनों पर्सन के लिए क्या होगा बच्चों, ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन के लिए जो 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 ईयर, इसका ईयर का जो सेंसिटिविटी है इसके लिए अलग अलग हो सकता है। तो सेम लाउड आई मीन इंटेंसिटी के लिए दोनों के लिए लाउडनेस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब मान लो मैंने क्या किया, एक ही पर्सन लिया, अब दो साउंड ले लिया, दोनों साउंड का मान लो इंटेंसिटी कोई एक ही है यार, ठीक है। अगर एक सेम इंटेंसिटी है लेकिन हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, तो इसका जो ये सेंसिटिविटी है का जो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, राइट। इसीलिए मैंने कहा कि लाउडनेस ये हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। बच्चों कॉम्प्लिकेट एकदम नहीं करना है, एकदम कॉम्प्लिकेट नहीं। मैंने कहा कि जो चीज को हम कैलकुलेट कर पाएंगे उसके लिए सभी का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सो दैट विल बी ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मान लो कि कोई चीज पर्सन से पर्सन वैरी किया तो वो क्या होगा बच्चों, सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि लाउडनेस एक म्यूजिक सिस्टम जो एक बच्चे को एंजॉय देगा, उसी समय सेम म्यूजिक सिस्टम सेम लाउडनेस में सेम वॉइस में एक बुजुर्ग को हर्ट कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट। व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी, हाउ द नंबर ऑफ साउंड वेव, और आई मीन टू से द एनर्जी कैरिड बाय द साउंड वेव, ओके, पर सेकेंड per unit area perpendicularly, that is what known as the intensity. So we are calculating the intensity. Right, since we are calculating, so everybody will get the same answer if we do the calculation correctly. So which one is subjective and which one is objective? Loudness is subjective whereas intensity is objective property, right children? So remember one thing children, kya ki normal ear the sensitivity is maximum is for 1 kilohertz frequency, right bachcho? For normal ear, write down, for normal ear the sensitivity is maximum for 1 kilohertz frequency. ठीक है बच्चों, 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिविटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, है ना। तो ये हमने डिस्कस करा क्या, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान देके सुनो, आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या है, लिखो फैक्टर ऑन विच और फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस। लिखो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस। टॉपिक दो बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस। अब यहां चर्चा करेंगे डिटेल में अच्छे से कि कौन कौन से वो फैक्टर है जो लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला मैंने कहा था बच्चों, याद रखो, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आई मीन टू से, मान लो कि अगर एम्पलीट्यूड, नया एम्पलीट्यूड वो पुराने के मुकाबले 2 गुना हो गया, सो नया लाउडनेस क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, दैट इज पुराने के मुकाबले 2 गुना, दैट इज 4a स्क्वायर। सो अगर एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ेगा, लाउडनेस क्या, उसका स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों, लाउडनेस किस पे डिपेंड किया, पहला एरिया पे, आई मीन सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड किया। ठीक है, तो लार्जर द एम्पलीट्यूड लार्जर इज द लाउडनेस। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। सेकेंड लिखो, इट डिपेंड्स इनवर्सली टू स्क्वायर, बच्चों डिपेंड्स इनवर्सली टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, लिखो आर, distance of source producing sound to the listener। ठीक है बच्चों, आर क्या है, सो बच्चों 2 चीज पे डिपेंड किया, पहले हमने चर्चा करा क्या, लाउडनेस डायरेक्टेड टू ए स्क्वायर विच इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दूसरा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स, जो कि जो सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उससे लिसनर की दूरी अगर बढ़ेगी, है ना, तो लाउडनेस घट जाएगा। इसलिए बच्चों क्या होता है, देखो अगर तुम्हारे घर के सामने मान लो बैंड बाजा बज रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कोई बाराती जा रहा है, ठीक है, या मान लो कि बल्ले बल्ले हो रहा है, ठीक है, आई मीन टू से नाच गाना हो रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे वो साउंड जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी म्यूजिक सिस्टम, वो जैसे तुम्हारे घर से दूर जाएगा, लाउडनेस भी उसका घटता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रहेगा बच्चों। तीसरा लिखो बच्चों, लिखो लाउडनेस, तीसरा, लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग
वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है बच्चों, राइट। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं बच्चों। हाँ, मान लो तुमने डमरू देखा है बच्चों, डमरू, डमरू, हाँ, भगवान शिव का डमरू तुमने देखा है? शिव जी के मंदिर में डमरू तुम देखे होगे यार, हाँ या नहीं? ठीक है, तो डमरू और ढोल की बात मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे बताओ, डमरू जो यूं 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 बजाते हैं डमरू, राइट, और ढोल क्या जो यूं बजाते हैं, ठीक है, राइट, ऐसे ऐसे नगाड़ा या ढोल बजाते हैं। ठीक है, तुम मुझे बताओ बच्चों, किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? जाहिर सी बात है, ढोल का सरफेस एरिया ज्यादा है ना? किसके मुकाबले? डमरू के मुकाबले। तो लाउडनेस ज्यादा किसका होगा? जाहिर सी बात है, ढोल का। अरे यार, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? ये रहा ढोल और ये रहा डमरू। डमरू, डलरू लिख दिया मैंने। हाँ, बहुत दिन बाद हिंदी लिख रहा हूं बच्चों, राइट। डमरू, डमरू। ठीक है बच्चों, राइट। तो ढोल का सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों? ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, राइट बच्चों, राइट। हाँ यानी बच्चों, मान लो ये ढोल है, तुम नगाड़ा सुनो ना यार, नगाड़ा 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 बजा। क्यों बजाते हैं नगाड़ा? क्योंकि नगाड़ा लाउडनेस क्रिएट करता है, राइट। लेकिन डमरू क्या है? वो लाउडनेस क्रिएट नहीं करेगा बच्चों, ठीक, करेगा जो, लेकिन ढोल के मुकाबले क्या करेगा? कम करेगा बच्चों। मुझे तो बनाने थोड़ा सा बहुत दिनों के बाद बोलो। ये रहा हमारा क्या? डमरू। ठीक है बच्चों, तो देखो, इसका सरफेस एरिया मान लो A1 है, इसका सरफेस एरिया A2 है, तो आई कैन से A1 इज ग्रेटर देन A2। मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ए जो है एम्पलीट्यूड बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है L1 इज ग्रेटर देन L2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, इसलिए जो है ढोल वो ज्यादा क्या करता है? लाउडनेस क्रिएट करता है। तो पहला क्या हमने डिस्कस करा बच्चों? पहला हमने डिस्कस करा क्या? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है स्क्वायर। फिर क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस है, कहां से कहां? लिसनर और सोर्स प्रोड्यूसिंग साउंड के बीच की दूरी है। ठीक है बच्चों, बढ़ेगा तो लाउडनेस घट जाएगा। तीसरा क्या हमने डिस्कस किया बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। चौथा लिखो बच्चों, डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम। हाँ, लाउडनेस लिखो फटाफट, लाउडनेस डिपेंड्स, फटाफट बच्चों, डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चों, चौथा। तो डेंसिटी बढ़ जाने से लाउडनेस क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। मोर द डेंसिटी मोर द लाउडनेस। ठीक है बच्चों, डेंसिटी मतलब मीडियम की बात कर रहा हूं बच्चों, मीडियम का डेंसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी। याद रखो बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाउडनेस डिपेंड्स, लिखो, अपॉन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ रेजोनेंट बॉडीज। बच्चों, ये वर्ड तुमने क्या पहली बार सुना क्या? बिल्कुल नहीं यार, तुम पहले सुन चुके हो ये वर्ड, राइट। हाँ या नहीं यार, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो रेजोनेंस का मतलब क्या है? रेजोनेंस इज द स्पेशल केस ऑफ फोर्स वाइब्रेशन, जहां पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इफ इट्स मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन एम्पलीट्यूड विल बी वेरी हाई। ओके बच्चों, अगर रेजोनेंट बॉडीज हैं अगर प्रेजेंट से, तो एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाएगा, और अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर सी बात है लाउडनेस भी क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इन 5 चीजों पे लाउडनेस डिपेंड करता है। बोर्ड में आता है बच्चों, ये सवाल आता है, अच्छा सवाल है ना, कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, व्हाट इज द यू सी लाउडनेस इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिटी इज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। ये सब सवाल आते हैं बच्चों। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। लिखो, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। लिखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में तो फिलहाल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, राइट, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं, राइट बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, तो लिखो बच्चों, देखो, याद रखो, यहाँ पर क्या बोलता है? एल इज इक्वल टू के लॉग बेस 10 आई। ओके, मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो के तो सबसे पहली बात है बच्चों, एनी कांस्टेंट है। ठीक है, राइट। और एल क्या है? दैट इज लाउडनेस है, लाउडनेस। ठीक है, राइट। और आई क्या है बच्चों? दैट इज इंटेंसिटी है। तुमने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा बच्चों, मैथ में लॉग टेबल। ठीक है, तो अगर इंटेंसिटी बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ेगा बच्चों, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ेगा।
लीनियरली का मतलब क्या होता है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, ये है लीनियरली, ठीक है, x के बढ़ने से y बढ़ेगा लीनियरली, लेकिन यहाँ पर लीनियरली नहीं बढ़ेगा बच्चों, है ना। लॉग का मतलब तुमको पता है, राइट बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, मैथ्स में ये है, ठीक है, राइट। तो अगर तुम्हें कोई डाउट है लॉग के ऊपर में बच्चों, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं लॉगरिथम के ऊपर में, क्लास 9 का है, राइट, तुम वो देख लो। हालांकि क्लास 10 में लॉग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लास 11 के मैथ में तुम लॉगरिथम अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, राइट। तो लिखो बच्चों, यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड, लिखो यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, लिखो बच्चों, यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड, टॉपिक दो बच्चों, एंड साउंड लेवल, एंड साउंड लेवल, एंड साउंड लेवल, ठीक है बच्चों, राइट। लिखो टॉपिक का नाम दो, यूनिट ऑफ लाउडनेस एंड साउंड लेवल। और एक जरा सा एक स्टेट लाइन में पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनो बच्चों, हाँ, एक लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, जो लाउडनेस का यूनिट क्या है, वो है फोन, ठीक है। अच्छा, ये फोन कौन डिस्कवर किया था, आई कैन से ग्राहम बेल, राइट, ग्राहम बेल। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो फोन, फोन यूनिट है किसका, लाउडनेस का। ये क्या कहता है कि तुम फोन में बातें कर रहे हो, हाँ, फोन में जो लाउडनेस है ना बच्चों, राइट, वो वही लाउडनेस है ना, जो बाहर में 1 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी लाउडनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, या इंटेंसिटी जिसका 1 किलो हर्ज हो, जिस साउंड का, ठीक है। ध्यान देके थोड़ा ये लाइन को सुनो, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है, द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज फोन, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एन इंडिविजुअल परसेप्शन ऑफ लाउडनेस, ठीक है। द लेवल ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस्ड इन डेसिबल, बच्चों याद रखना, हाँ, जो साउंड का लेवल है, हाँ, देखो ये साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन डीबी, डीबी का मतलब क्या है बच्चों, देसी, देसी नहीं, हाँ, देसी, ठीक है बच्चों, देसी, देसी की बात नहीं कर रहा बच्चों, देसी अच्छी होता है, हाँ, देसी बेल, ठीक है बच्चों, राइट। सो लाउडनेस का यूनिट क्या है, फोन, है ना, और साउंड लेवल का यूनिट क्या है बच्चों, दैट इज डेसिबल है, हाँ, शॉर्ट लिखते हैं स्मॉल डी, कैपिटल बी, दैट इज डीबी, डेसिबल। अब ध्यान देकर सुनो बच्चों, था ध्यान देकर सुनो, हाँ, कि क्या है ये, है ना। देखो, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इन फोन, ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इन फोन इज सेम एज द लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एन इक्वली लाउड प्योर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ज। समझ में आया बच्चों, क्या बोल रहा है ये, कि फोन पे किसी भी एक साउंड का जो लाउडनेस है ना, राइट, वो 1 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी, है ना, सेम वो साउंड का अगर वो बाहर होता है, उसका लाउडनेस भी इक्वली सेम होगा। नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनो क्या बोलता हूं। देखो बच्चों, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इन फोन, फोन में जो साउंड का लाउडनेस है, ठीक है, मतलब फोन मतलब क्या है, ये जो यूनिट है यार लाउडनेस का, ठीक है, राइट, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इन फोन इज सेम एज द लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एन इक्वली लाउड प्योर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ज। तो मान लो फोन में जो लाउडनेस है, डीबी में हमको वही लाउडनेस निकालना है। समझ में आया कि नहीं है, दोनों अग्री हो जाएंगे एक बात पे। फोन मतलब फोन लाउडनेस का यूनिट है, और डेसिबल क्या है, साउंड का लेवल है, दोनों का लाउडनेस सेम हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों एक ही साउंड को कंसिडर करें जिसका फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ज होगा, ठीक है, उसका साउंड का इंटेंसिटी बोलते, क्योंकि मैक्सिमम जो है साउंड का ऑडिबल का इंटेंसिटी कितना, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज साउंड के लिए है। समझ में आया बच्चों, राइट, ठीक है, इसलिए ये बोल रहा है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इन फोन इज सेम एज द लाउडनेस इन डेसिबल ऑफ एन इक्वली लाउड प्योर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ज, ठीक है। तो दोनों 1 किलो हर्ज पे आगे क्या होगा बच्चों, अग्री हो गए, ठीक है, कि साउंड फोन में जो होगा, साउंड का लेवल डेसिबल में वही होगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, फोन में जो साउंड आया, फोन का मतलब टेलीफोन की बात नहीं कर रहा हूं यार, फोन इसका यूनिट है, ठीक है, किसका, लाउडनेस का, इसमें जो साउंड आया, जो लाउडनेस आया, ठीक है, डेसिबल में वही लाउडनेस होगा अगर साउंड जो है दोनों का सेम रहे, और कितना फ्रीक्वेंसी का रहा है, दैट इज 1 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी का रहा है। तो दोनों ने 1 किलो हर्ज पे बात क्या कर ली, मान ली, और सेम हो गए, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए हम फोन के जगह साउंड लेवल का ओके इस्तेमाल करने लगे और इसे कहने लगे डीबी। समझ में आया बच्चों, डेसिबल, बच्चों ठीक है। तो लिखो यहां बच्चों, मान लो
मान लो बच्चों कि मैंने क्या कहा, लाउडनेस इक्वल टू के लॉग बेस 10 आई। ठीक है, मान लो कि लाउडनेस जो है वो मिनिमम से मैक्सिमम में गया, या मान लो किसी भी I1 से I0 पे गया। ठीक है बच्चों, राइट। तो I1 अगर इंटेंसिटी है किसी साउंड का तो उसका लाउडनेस क्या होगा, L1 होगा, और I0 का लाउडनेस क्या होगा, दैट इज L0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों व्हाट इज L1 कितना है, दैट इज के टाइम्स ऑफ लॉग, क्या बच्चों, लॉग बेस 10 I1, और L2 क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10 I0। L2 नहीं बच्चों, L0 हो जाएगा। ठीक है, राइट, L0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, राइट। अब तुम क्या निकाल दो, L बराबर निकाल दो L1 माइनस L0। L1 कितना बच्चों, के लॉग बेस 10 I1 माइनस के लॉग बेस 10 I0। यहाँ से के ले लो कॉमन बच्चों, तो क्या हो जाएगा, log 10 I1 माइनस log 10 I2। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, राइट बच्चों? कौन याद कर रहा है, मुझे इतना हिचकी आ रहा है। ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ log I1 बाई I0, ये हो जाएगा क्या बच्चों, लाउडनेस। को लगता है कोई मुझे बहुत जबरदस्त याद कर रहा है, राइट। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों, लगता है कोई मुझे बहुत ज्यादा याद कर रहा है, राइट। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों, तो क्या आया बताओ, यहां पर क्या आया, लाउडनेस L इक्वल टू के लॉग I1 बाई I0 आया। ठीक है, तुमने वो फॉर्मूला पढ़ा है लॉग का बच्चों, क्या है देखो बच्चों, लॉग M बाई N, है ना, कोई भी बेस ले लो। ठीक है, तो दैट इक्वल टू लॉग, मान लो बेस लेता हूं मैं 10, तो लॉग 10M माइनस लॉग बेस 10N होता है। तो ये तुमको दिया है, तुम यहाँ पहुंच सकते हो, ये दिया है तुम यहाँ पहुंच सकते हो। मुझे क्या दिया, ये दिया हुआ है, ये डिफरेंस दे दिया, मैं पहले वाले में पहुंच गया। ठीक है, तो लाउडनेस कितना हो जाएगा बच्चों, कितना, दैट इज कितना बच्चों, के लॉग बेस 10 I1 बाई I0, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लाउडनेस। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज हाउ द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इज व्हाट, ये रिलेटेड विथ ईच अदर। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों, क्योंकि I0 क्या है, दैट इज मैक्सिमम है ना। I1 और I0 क्या था, इंटेंसिटीज था बच्चों। ठीक है, हमने लिया था ना, राइट। हाँ या नहीं बच्चों, तो बच्चों I0 मिनिमम था, सॉरी, मान लो अगर मैं लेता हूं, इफ I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, मान लो मैंने कहा कि यार हमने क्या निकाला, ये लाउडनेस क्या निकाला, इज के टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10 I1 बाई I0। लेट I0 इज द मिनिमम इंटेंसिटी विच वाज हाउ मच, 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं, हमने इंटेंसिटी वाले सेक्शन में पढ़ा I0 कितना निकल गया, 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर क्या निकला बच्चों, मीटर स्क्वायर निकला। ठीक है, तो ये कितना है, ये किसके लिए, 1 किलो हर्ज के लिए। हाँ, ध्यान देकर सुनो बच्चों, if I0 is the minimum intensity of audible sound at frequency 1 kilohertz, देन क्या, L इज कॉल्ड द साउंड लेवल। ये हमने कहा बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, या मैंने कहा ना कि फोन और डीबी में, क्या कहा हमने कि फोन में जो लाउडनेस है डीबी में वही लाउडनेस होगा। मान लो दोनों का सेम ऑडियबल सेम प्योर साउंड है, दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 किलो हर्ट्ज अगर हम ले जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने I0 मिनिमम ले लिया, कितना, 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट, इंटेंसिटी मैंने क्या लिया, मिनिमम ले लिया। ठीक है, तो उस मिनिमम इंटेंसिटी कितने फ्रीक्वेंसी के लिए आता है बच्चों, दैट इज 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी है बच्चों, यहाँ हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, किसका वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज लाउडनेस का वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो मान लो इसे कहते हैं साउंड लेवल, तुम के का वैल्यू 1 ले लो, के का वैल्यू तुमने 1 ले लिया, तो एल कितना आ जाएगा, लॉग बेस 10 I1 बाई I0 आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं यार। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 लॉग बेस I1 बाई I0 इंटू 10 कर देंगे, बार बार इंटू 1 बाई 10 कर देंगे। बोलो हाँ या नहीं यार। तो ये 10 कैंसल नहीं हो जाएगा क्या, हाँ, इतना होगा बेल। ठीक है, राइट, ये बेल, इसका यूनिट है बच्चों बेल। क्या है, बेल, साउंड लेवल का यूनिट क्या है बच्चों, दैट इज बेल है। ठीक है, मैं इसको 10 मल्टीप्लाई किया, 10 डिवाइड कर दिया, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, दैट इज 10 लॉग I1 बाई I0, ये हो जाएगा डीबी, डेसिबल। बच्चों समझ में आया कि नहीं है? जहाँ ध्यान देकर सुनो, 1 बाई 10 का मतलब क्या होता है, डेसी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो,
पढ़े हो ना बच्चों ये, हाँ क्लास 9 में, हाँ दीज आर ओनली द प्रेफिक्सेस, तो इसका मतलब है डेसी, तो डेसी और वो है लगा है बेल, तो डेसी बेल। समझ में आया बच्चों, राइट। तो क्या है फाइनली इंटेंसिटी और साउंड कैसे रिलेट होंगे बच्चों, तो दैट इज आई एल इज लाउडनेस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 10 लॉग क्या हो जाएगा बच्चों I1 बाई I0, ओके दैट इज डेसिबल। अगर तुम 10 हटा दोगे तो रहेगा बेल में निकलेगा, लेकिन जनरली एक्सप्रेस करते हैं इन डेसिबल में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं, हाँ कि नहीं। अच्छा जरा ध्यान देगा सुनो बच्चों, एल कितना हो जाएगा, मैंने कहा 10 लॉग बेस I1 बाई I0 dB, ये हमने निकाला फॉर्मूला। मान लो बच्चों I0 क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी है, मान लो जब दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, व्हाट इज लाउडनेस, L इज इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 1 dB हो जाएगा, बोलो हाँ यानी, विच इज इक्वल टू 0। अरे यार हाँ कि लाउडनेस कितना है बच्चों, दैट इज 0 dB, दैट इज पिन ड्रॉप साइलेंस बच्चों, है ना। लाउडनेस कितना आ गया, 0 dB आ गया। तुम्हें समझ में आया, डेसिबल अगर 0 आ गया मतलब क्या हुआ, पिन ड्रॉप साइलेंस, तुमने नाम सुना होगा, टीचर अक्सर कहते हैं कि आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट, दैट्स व्हाट द डेसिबल और साउंड लेवल ऑफ द साउंड, ओके, हुज लाउडनेस इज हाउ मच, 0 dB। ठीक है बच्चों, तो ये कब होगा, जब दोनों मतलब दो साउंड का मान लो इंटेंसिटी, मतलब साउंड का इंटेंसिटी I1 और I0 दोनों इस वाले फॉर्मूले में क्या हो जाएंगे, अगर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, राइट। तो ये क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो, दैट इज ये I0 कितना है, दैट इज 10 टू द माइनस 12 है, हाँ कि नहीं, मतलब I1 भी कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 12 भी हो जाएगा। अरे यार हाँ या नहीं, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कोई भी एक साउंड लेवल का डेसिबल, आई मीन टू से द इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो साउंड का लाउडनेस कितना हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10 टू पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर एट अ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ज, ठीक है, अगर इंटेंसिटी हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, कितने फ्रीक्वेंसी में, 1 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी में, उसका लाउडनेस कितना हो जाएगा, D0 dB, याद रखना, ठीक है, राइट। एक साउंड है जिसका इंटेंसिटी हो गया 10 टू द माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर, उसका फ्रीक्वेंसी तब कितना होगा, 1 किलो हर्ज, उस साउंड का लाउडनेस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 0 dB हो जाएगा उसका लाउडनेस। समझ में आया कि नहीं बच्चों। अब मान लो कि इफ इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इंक्रीजेस फ्रॉम I0 टू I1, ठीक है, अब क्या हो रहा मान लो बच्चों कि इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा, मान लो अब मैंने क्या कहा कि I1 जो है वो हो गया 10 टाइम्स ऑफ I0, तो ध्यान देगा सुनो, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा बच्चों, 10 log बेस 10 I0 बाई I0, अरे यार हाँ यार I0 कैंसल, इतना dB, तो बच्चों L इक्वल टू 10, ये 10 है, हाँ 10 log बेस 10 विच इज इक्वल टू 10 dB, है ना। लाउडनेस कितना आ गया बच्चों, 10 dB आ गया। अब देखो इंटेंसिटी मैंने और बढ़ा दिया, I2 को ले लिया मैंने, मान लो कि 100 I0, तो व्हाट इज लाउडनेस इक्वल टू, आई कैन से 10 log बेस 10, ये हो गया 10 स्क्वायर I0 बाई I0, ठीक है बच्चों, I0 कैंसिल, इतना हो गया dB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 log कितना होगा बच्चों, 20 log दैट इज कितना 10 बेस 10, तो दैट इज इक्वल टू 20 आ जाएगा लाउडनेस। ठीक है, तुमने वो फॉर्मूला देखा है ना बच्चों, देखो log ए या कोई भी तुम बेस लो ना यार, m टू द पावर n, इसका मतलब क्या होता है, n log बेस a m, ये फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है, राइट। तो वही हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो कि अभी इंटेंसिटी I3 बराबर, ये मान लो L1 हो गया, ये L2 हो गया 20 dB, अब I3 मान लो हो गया तुम्हारा 10 टू पावर 3 I0, ठीक है, सो L3 कितना हो जाएगा, 10 log 10 टू पावर 3 I0 बाई I0 ने I0 कैंसिल कर दिया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इतना dB, ठीक है बच्चों, दैट इज L3 हो जाएगा कितना, दैट इज 30 dB, ठीक है बच्चों। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लाउडनेस भी बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने पहले ही टाइम में लिखा था, पहले जब लाउडनेस पढ़ा कि लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ यानी, राइट, हाँ यानी बच्चों। अब जरा ध्यान देकर सुनो, हाँ इसी वाले फॉर्मूले में अब हम निकालेंगे, मान लो अगर हमें लाउडनेस दे दिया है बच्चों तो कैसा निकालेंगे इंटेंसिटी,
जरा ध्यान देकर सुनो। अगर तुम्हें लाउडनेस दे रखा है, ठीक है, तो बच्चों लाउडनेस क्या होता है, 10 log बेस I1 बाई I0 दैट इज dB। बोलो हाँ यानी। तो मान लो कि लाउडनेस दे दिया हुआ है 1, ठीक है, क्या ले लिया बच्चों हमने, लाउडनेस इक्वल टू 1 ले लिया। इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो क्या है, 10 log I1 बाई I0 इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ यानी, अरे हाँ यानी। सो आई कैन से हाँ, सो दिस इंप्लाइज लॉग, ये बेस 10 है, ठीक है, बेस 10, यहाँ पर बेस 10 है बच्चों, दैट इज I1 बाई I0 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं यार, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो यहाँ से I1 बाई I0 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इक्वल टू एंटी लॉग, हाँ, ANTI लॉग ऑफ क्या, 1/10, ठीक है बच्चों। लॉग अगर उधर जाएगा तो बन जाएगा एंटी लॉग, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है बच्चों, एंटी लॉग 0.1 का वैल्यू होता है कितना, दैट इज 1.26 बच्चों, ये I0 है, ठीक है, राइट। तो व्हाट इज I1 देन हो जाएगा 1.26 टाइम्स ऑफ क्या, I0, ठीक है बच्चों, राइट। तो जब हम I1 को ले लेंगे क्या, 1.26 टाइम्स ऑफ I0, तब हमारा लाउडनेस आएगा 1 डेसिबल। समझ में आया। तो बच्चों अब यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज 1 डेसिबल। 1 डेसिबल वो साउंड है, ठीक है, ध्यान देकर सुनो। 1 dB is defined the increase in level of loudness when the intensity of sound increase by 26%, ठीक है यार। ये पहले 1 से कितना हो गया हो, 1 से 1.26 हो गया ना, हाँ कि नहीं, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ 26, अरे यार 26% बढ़ जाना, उसका मतलब क्या है, पहले 1 था, अब 26/100 बढ़ गया, मान लो सेंटीमीटर लिखा उसका गलती से, मान लो इतना बढ़ गया है, ठीक है, राइट। तो कितना आ जाएगा, दैट इज 126/100 नहीं आया क्या, विच इज 1.26 नहीं आया क्या, ठीक है। तो 1 से लाउडनेस 1 से कितना हो गया 1.26, मतलब कितना बढ़ गया 26%, क्या दैट इज क्या, लाउडनेस बढ़ गया। नहीं समझ में आया बच्चों, लाउडनेस 1 था यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, लाउडनेस 1 था यहाँ पर बच्चों, लाउडनेस नहीं बढ़ा। 1 dB is defined as the increase in the level of loudness when the intensity of sound increases to 26%, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों, ये चीज याद रखो। हाँ, तो यहाँ पर I1 जो है वो 1.26 टाइम्स ऑफ I0 हो गया, मतलब 26% अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा तो 1 dB उसका क्या कहलाएगा, लाउडनेस कहलाएगा। समझ में आया बच्चों, अगर इंटेंसिटी 26% बढ़ेगा तो उसका लाउडनेस 1 dB बढ़ेगा, ठीक है, राइट। दिस इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब द लाउडनेस, ठीक है बच्चों। तो ये था लाउडनेस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट लिखो बच्चों नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, लिखो बच्चों नॉइज, फटाफट कंप्लीट करते हैं बच्चों। नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, वेरी वेरी इजी है यार, नॉइज पोल्यूशन लिखो, टॉपिक का नाम दो नॉइज पोल्यूशन। क्या है बच्चों, देखो सारा खेल डीबी का ही, डेसिबल का ही है, साउंड के लेवल का ही है, ठीक है, राइट। तो अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, तुम जो जब हम मतलब किसी चौक में खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत गाड़ियां वहां जा रही होती है, तो कोई बहुत सारे गाड़ियां जो है वो हॉर्न बजा रही होती हैं, तो क्या वो हॉर्न हमारे कानों को अच्छा लगता है क्या बच्चों, ये हॉर्न जो है हमारे कानों को हर्ट करता है। तो जाहिर सी बात है जो चीज हमें हर्ट करे वो पोल्यूशन है, हाँ या नहीं। तो बच्चों अगर साउंड का लेवल 120 dB से ज्यादा हो जाए, साउंड लेवल, ठीक है बच्चों, राइट, इट इज कंसिडर्ड एज नॉइज पॉल्यूशन। समझ में आया बच्चों, अरे यार हाँ या नहीं। ये क्या कर सकता है, तुम्हारा ईयर परमानेंट डैमेज कर सकता है, ठीक है, कि तुम्हारा मतलब किसी का भी है बच्चों, कान को क्या कर सकता है, परमानेंटली मतलब क्या डैमेज कर सकता है, और बहुत हेडेक दे देगा तुमको, सर दर्द दे देगा, है ना, हेड ACHE हेडेक, ठीक है, राइट। तो अगर ये कब होगा, जब तुम कॉन्स्टेंटली अफेक्टेड हो, किससे, दैट इज नॉइज पोल्यूशन से। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने आज अगर बहुत लाउड म्यूजिक सुन लिया तो कल तुम्हारा सर दर्द होगा, ऐसा बात नहीं है बच्चों। हाँ, कॉन्स्टेंट एक्सपोजर। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो अगर मान लो 0 dB से अगर 80 dB होता है तो ये नॉर्मल साउंड है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, दैट इज सेफ लिमिट है। हाँ देखो बच्चों, सेफ लिमिट क्या है बच्चों, 0 dB से क्या 80 dB में, ठीक है बच्चों, राइट, याद रहेगा बच्चों, हाँ यानी, राइट बच्चों। एंड बच्चों 10 से 30 dB अगर मैं बोलूं, हाँ 10 dB से 30 dB में साउंड होगा सूदिंग
सेंसेशन, बहुत अच्छा तुमको लगेगा, ठीक है, सेंसेशन म्यूजिकल साउंड लगेगा, ठीक है। सूदिंग क्या, सेंसेशन, ठीक है बच्चों। तो अगर 120 डीबी से ज्यादा होता है दैट इज नॉइज पॉल्यूशन। सेफ लिमिट क्या है बच्चों, 0 से 80 डीबी जो है वो सेफ लिमिट है। लेकिन सूदिंग सेंसेशन मतलब कानों को बहुत ही आराम लगेगा, अच्छा लगेगा, बहुत ही स्वाद लगेगा, ठीक है। कब रहेगा, जब 10 डीबी से 30 डीबी के बीच में क्या रहेगा बच्चों, साउंड का लेवल रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है, राइट। और अगर मान लो बच्चों 0 डीबी हो जाए ना, तो मैंने तुम्हें कहा ना 0 डीबी अगर साउंड हो जाए तो क्या हो, दैट इज पिन ड्रॉप साइलेंस, लो लेवल ऑफ हियरिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। लिखो 0 डीबी रिप्रेजेंट लो लेवल ऑफ हियरिंग, ठीक है। 0 डीबी रिप्रेजेंट लो लेवल ऑफ हियरिंग, ठीक है बच्चों, राइट, ठीक है। तो याद रखना 120 से बड़ा नॉइस पोल्यूशन, 0 से 80 डीबी दैट इज सेफ लिमिट, 10 डीबी से 30 डीबी दैट इज सूदिंग सेंसेशन, और अगर 0 डीबी रिप्रेजेंट क्या करता है, लो लेवल ऑफ हियरिंग। तो ये है बच्चों नॉइस पॉल्यूशन। एक बात मैं तुम्हें ध्यान से बता दूं बच्चों कि ये जो हमने कैटेगराइज किया, हमने हरगिज ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कैटेगराइज नहीं करा, हमने साउंड लेवल को कैटेगराइज करा है, ठीक है। डेसिबल को, लाउड को हम अगर बोलेंगे कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। हमने ऑडिएबल रेंज जो फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस में है, जैसे मान लो 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? से यस और नो एवरीबॉडी, राइट, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखो बच्चों, दैट इज पिच। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं बच्चों, पिच, PITCH। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों, PITCH नाम दो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बेसिकली पिच जो है ना, देखो तुम सुने होगे म्यूजिक या डांस रियलिटी शो में, आपने सॉरी सिंगिंग रियलिटी शो में, कि आपने हाई नोट पे गाना गाया, आपने लो नोट पे गाना गाया, जैसे सुखविंदर सिंह है ना, वो महान सिंगर है, वो बहुत हाई नोट पे गाना गा लेते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये हाई नोट लो नोट होता क्या है, क्या पैसे वाला नोट? जाहिर सी बात है पैसे वाला नोट यहाँ नहीं है, हालांकि फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। हालांकि अगर तुमने अच्छा गाना गाया हाई नोट पे तो तुम बहुत पैसे कमा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। जैसा कि मैंने इससे पहले कहा, इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी और लाउडनेस चीजें अलग अलग है, ठीक है। वैसी मैंने कहा है, आप मान लो मैंने कहा कि पिच फ्रीक्वेंसी नहीं है या फ्रीक्वेंसी पिच नहीं है, पिच जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। तो ये जो पिच है फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। अगर पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो बच्चों पिच ज्यादा होगा, ठीक है। और साउंड कैसा होगा, साउंड होगा बच्चों श्रिल, SHRILL, श्रिल। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच भी क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? इसका मतलब साउंड क्या हो जाएगा, ग्रेव, या इसको बोलते हैं फ्लैट, ठीक है बच्चों। तो ग्रेव साउंड का एग्जांपल मैं तुम्हें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बता सकता हूं बच्चों, क्या है वो, है ढोल। क्या है बच्चों, ढोल, या मैं बोलूंगा ढोलक, नाम सुने हो क्या, ढोलक, ठीक है। श्रिल का मतलब बच्चों घुंघरू, घुंघरू, ठीक है बच्चों। क्या है श्रिल साउंड, क्या है बच्चों, घुंघरू का आवाज, पतला आवाज श्रिल साउंड है ना। और तो जो मोटा आवाज है, थिकर साउंड है ना, उसका साउंड कैसा है बच्चों, ग्रेव है, या फिर आई कैन से क्या बच्चों, मतलब क्या, फ्लैट है। समझ में आया बच्चों? तो इस हिसाब से अगर मैं तुमसे पूछूं कि जनरली गर्ल्स का साउंड कैसा होता है बच्चों, हाई पिच या लो पिच, कैसा होता है, हाई या लो पिच बच्चों? मैं क्या पूछ रहा हूँ, हाई या लो पिच? जाहिर सी बात है गर्ल्स का साउंड पतला होता है, दैट इज पतला मतलब श्रिल, श्रिल का मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मोटा मतलब ग्रेव। बच्चों ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो कि हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट। मैं किसी भी तरह से, है ना, किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ बच्चों, ना हस्बैंड को ना वाइफ को, ठीक है। मान लो कि भाई साहब हस्बैंड है ना, ये मान लो हस्बैंड है, ठीक है, और ये वाइफ है, मुझे थोड़ा सा अच्छा सा बहाना नहीं आएगा बच्चों, जरा ध्यान देखो, तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है, राइट बच्चों। ऐसे मैंने थोड़ा, ठीक है, ये वाइफ है, राइट बच्चों, ठीक है। अब देखो दोनों में आर्गुमेंट हो गया, क्या हुआ बच्चों, दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गया बच्चों। हाँ, जब दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाएगा तो मान लो दोनों ने जो साउंड प्रोड्यूस किया बच्चों, क्या प्रोड्यूस किया, मान लो इनका जो लाउडनेस इसके लाउडनेस के साथ में इक्वल है, दोनों का लाउडनेस सेम है, दोनों का क्वालिटी भी सेम है साउंड का, ठीक है बच्चों। लेकिन फिर भी दोनों के साउंड में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बोलो हाँ, यानी कैसे, विद द हेल्प ऑफ पिच, ठीक है। तो इनका साउंड क्या है, दैट इज श्रिल,
इसका साउंड क्या है, दैट इज ग्रेव, हस्बैंड का साउंड। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी देर के बाद जब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है विथ सेम क्वालिटी ऑफ साउंड एंड लाउडनेस, तो हस्बैंड दूर चल जाता है। बोलो हाँ यानी क्यों, क्यों बच्चों? क्योंकि वाइफ का साउंड श्रिल है, और श्रिल मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है एनर्जी इक्वल टू एच इंटू एफ। एच क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, आगे जाकर तुम क्लास 12 में डुअल नेचर ऑफ लाइट में पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये हुआ, तो एनर्जी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जाहिर सी बात है ये श्रिल साउंड है, इस हस्बैंड के कानों को हर्ट करता है। तो हस्बैंड बोलता है भाई मैं, वाइफ इज ऑलवेज करेक्ट, राइट बच्चों, है ना, वाइफ ऑलवेज करेक्ट है, तो इसलिए हस्बैंड बिना कोई आर्गुमेंट किए हुए चले जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो सारे हस्बैंड जो वाइफ से आर्गुमेंट करते हैं और थोड़े देर के बाद में वो चले जाते हैं, उन सभी को ये मत सोचो कि वो हार के चले, आई मीन क्या मैं बोलूं कि यूं ही चल जा रहे हैं। उनको वाइफ की आवाज क्या हो रही है बच्चों, चुभ रही है, राइट, क्योंकि वाइफ का श्रिल, आई मीन आवाज कैसा है, श्रिल है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए हस्बैंड इसी में भलाई करता है, भाई मेरे कानों को चुभ रही है, मैं जा सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चों? तुम्हें समझ में आया पिच के बारे में? बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा, पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, जैसे कि लाउडनेस डिपेंड करता था किस पे बच्चों, एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, तो अगर पिच ज्यादा होगा तो साउंड पतला होगा, श्रिल होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हाँ नहीं? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो साउंड ग्रेव होगा, मोटा होगा, राइट। बेस, बेबी को बेस पसंद है, गाना सुनो ना बच्चों, बेस बेस, अरे यार कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बेस वो क्या है, ग्रेव है। लेकिन घुंघरू की बात करो तो वो क्या है, श्रिल है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं यार, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तुम मुझे बताओ कौन सा श्रिल साउंड है और कौन सा ग्रेव है, तुम मुझे बताओगे। ठीक है, मान लो ये साउंड ए है और ये साउंड बी है। ठीक है, राइट, जरा ध्यान देकर सुनो, देखो बच्चों। ठीक है, ये रहा टाइम एक्सेस। ठीक है बच्चों, ये रहा एम्पलीट्यूड एक्सेस। ठीक है, राइट, अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, देखता हूं कौन मुझे बताता है। राइट, हम बता देंगे सर, हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं इसमें। वेरी गुड, ठीक है बच्चों, राइट। तो मान लो ये साउंड प्रोड्यूस हुआ किसका, हस्बैंड का। ये साउंड मान लो दोनों का बच्चों ये सेम करोगे, हाँ एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। मान लो मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये इसका भी एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। देखो ये भी साइन कर्व है, ये भी साइन कर्व है। ठीक है, मतलब क्या, दोनों का क्या, एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है ना, वेवफॉर्म भी सेम है, मतलब क्वालिटी भी सेम है, लेकिन क्या डिफर है बच्चों, फ्रीक्वेंसी। मान लो बच्चों यहाँ से यहाँ की दूरी, टाइम लिमिट कितनी है, दैट इज 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ की टाइम लिमिट कितनी है बच्चों, दैट ऑल्सो 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, देखो 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट साइकिल है, 1 और 2, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा इसका, 2 हर्ज। ठीक है, और इसका देखो कितना सेम लाउडनेस, सब कुछ सेम है बच्चों, 1 2 3 4, तो इसका कितना होगा फ्रीक्वेंसी, विच इज इक्वल टू 4 हर्ज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो ये वाइफ का जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगा 4 हर्ज, हस्बैंड का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2 हर्ज। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, दैट इज श्रिल होगा, ये क्या होगा, ग्रेव होगा, है ना। ये गर्ल्स का आवाज, ये बॉयज का आवाज। मैंने हस्बैंड वाइफ एग्जांपल दिया था बच्चों, बुरा मानने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो दो साउंड जिसका लाउडनेस सेम हो, है ना, वेवफॉर्म सेम हो, इसके बाद भी उसको अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, कैसे, विद द हेल्प ऑफ पिच। ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया, हाँ या नहीं? तुम्हें समझ में आया ना बच्चों? हाँ, यस, वेरी गुड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कुछ एग्जाम्पल की तरफ में, है ना। तो बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन पिच लिखो बच्चों, एग्जाम्पल्स ऑफ चेंज इन पिच। ठीक है, लिखो बच्चों, जरा ध्यान दो, तुमने गिटार देखा होगा, राइट, टन 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 ऐसे गिटार बजाते, बोलो हाँ यार देखे होगे नहीं यार, गिटार गिटार तो देखे होगा। ठीक है बच्चों, जो गिटार का जो टाइम पीरियड है, आई मीन से फ्रीक्वेंसी है ना, वो अगर मैं बोलूं बच्चों फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/12 T/M का रूट ऑफ, ये हो गया लेंथ, है ना, ये हो जाएगा बच्चों, आई थिंक ये ए होगा, एरिया पाई r² d, हाँ एम है, T/M। ठीक है बच्चों, टी बच्चों देखो T/M है, हाँ मैं निकाल दिया, 1/12 T/M का रूट होगा बच्चों। टी क्या है, विच इज टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। ठीक है, एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मुझे पता है मास बाय वॉल्यूम बराबर डेंसिटी,
यार हाँ यानी तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो आई कैन राइट हियर मास इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी, एल डिवाइड कर दो, एम बाई एल हो गया, दैट इज व्हाट दिस इज एम। हाँ, दिस एम को यही कहते हैं। ठीक है क्या बच्चों, मास पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा एरिया इनटू डेंसिटी, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी, यहाँ पुट कर दिया मैंने पाई आर स्क्वायर डी। समझ में आया कि नहीं यार, तो मैंने क्या कहा बच्चों कि ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, टेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर तुमने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा यूं ऐसे हाथों से यूं ज्यादा फोर्स लगाया स्ट्रिंग के ऊपर पे, तो जाहिर सी बात है टेंशन स्प्रिंग पे ज्यादा आ जाएगा। अगर टेंशन स्प्रिंग पे ज्यादा आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और साउंड कैसा निकलेगा, दैट इज पतला साउंड निकलेगा, श्रिल साउंड होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक उसी प्रकार लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है। बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है राइट। तो ऐसे तुम अगर फोर्स या वायर को थिक या थिन कर दोगे तो साउंड क्या का पिच बदल जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आसान है सर, आगे पढ़ाइए सर। ठीक है बच्चों, फ्लूट की बात करता हूं, बांसुरी की बात करता हूं। ठीक है बच्चों, देखो अगर बांसुरी की बात करो तो बच्चों एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ठीक है, क्या होगा बच्चों, तुमने एक बकेट ले लिया, देखो ध्यान देकर सुनो है ना, ये एक बकेट है। ठीक है बच्चों, यहां पर तुमने एक नल नल ले लिया है। ठीक है, नल कैसे बनाएंगे यार, ओके कोशिश करते हैं बनाने का। नल बन गया। ठीक है बच्चों, राइट, मान लो यार इसको तुम ऐसे 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 कर दियो। ठीक है, नल बन गया। अब बच्चों क्या है कि शुरुआत के दौर में जब तुम पानी खोल दोगे, ठीक है, तो इतना है एयर कॉलम, यहां से लेकर के यहां तक क्या है बच्चों, इसमें क्या है बच्चों, एयर कॉलम है। हाँ यानी तो जैसे जैसे इसमें पानी भरता चला जाएगा, जैसे जैसे पानी का लेवल, ठीक है बच्चों, पानी का लेवल, मैंने क्या कहा, पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एयर कॉलम घटेगा। एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं यार, एयर कॉलम घटेगा, और जैसे जैसे एयर कॉलम का लेंथ घटेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड क्या होगा बच्चों, श्रिल होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक है, इसीलिए बच्चों कि जब तुमने एक बर्तन आई मीन एक बकेट लिया, उसमें नल का खोल दिया, तो तुम ऑटोमेटिकली साउंड से ही पता लगा लोगे कि अब ये बाल्टी या ये बकेट भरने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे पानी का लेवल ऊपर जाएगा वैसे वैसे एयर कॉलम घटता जाएगा, जैसे जैसे एयर कॉलम घटेगा वैसे वैसे मतलब क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे साउंड श्रिल होगा। इसे तो तुम जब खाली बकेट में तुम अगर नल खोलते हो तो साउंड बड़ा ही मोटा होता है, ग्रेव, और जैसे जैसे वो भरने लगता है वो क्या बनता है, श्रिल होता है। सेम थिंग हैपेंस विद द फ्लूट बच्चों। ठीक है, फ्लूट ऐसे बजाओ, देखो फ्लूट ऐसे बजाओ, ठीक है, हाँ के बहुत सारे होल्स होते हैं, अरे यार हाँ यानी तो जितने ज्यादा तुम होल्स ऐसे यूं यूं दबा दोगे बच्चों। ठीक है राइट, जरा ध्यान देकर सुनो। In case of a flute, a lower note is obtained by closing some more holes so that length of vibrating air column increases। ठीक है बच्चों, बहुत सारे होल्स होते हैं ना, अगर तुमने होल्स को बढ़ा दिया तो वाइब्रेटिंग कॉलम का आई मीन एयर कॉलम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर लेंथ ऑफ एयर कॉलम बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, साउंड क्या हो जाएगा, ग्रेव हो जाएगा। यार नहीं समझ में आया क्या, राइट। अगर मैं यूं बॉयसी बजा रहा हूं, ठीक है, बुझिए उचित नहीं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि ये बहुत जितने जितने सारे मैं होल्स को बंद करूंगा उतना एयर कॉलम का लेंथ बढ़ेगा बच्चों, इतना एयर कॉलम का लेंथ बढ़ेगा उतना फ्रीक्वेंसी घटेगा, जितना फ्रीक्वेंसी घटेगा साउंड उतना ग्रेव होगा, पिच उसका कम होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। एंड एट द लास्ट मैंने जो कहा था क्या बच्चों कि वमेन का साउंड वो पतला होता है, दैट इज श्रिल, लेकिन मेन का साउंड क्या होता है, दैट इज थिकर, दैट इज ग्रेव। समझ में आया बच्चों, राइट। So next children will study the subjective and objective property of pitch. So please give the topic नाम दो, that is subjective and objective property of pitch and frequency। ठीक है बच्चों, है ना, ध्यान दो बच्चों। अगर मैं पिच की बात करूं बच्चों, देखो पिच इज नॉट सेम एज फ्रीक्वेंसी, दो पिच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी बट पिच इज नॉट सेम एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान लो बच्चों कोई एक साउंड है, मान लो कि एक साउंड एस है, ठीक है, इस साउंड का फ्रीक्वेंसी एफ है। ठीक है, अब मान लो बच्चों है ना, यहाँ पर दो एक पर्सन है, ठीक है, मान लो पर्सन ए है,
है ना, ये पर्सन क्या है, बी है। ठीक है बच्चों, राइट। तो एक साउंड, एक पर्टिकुलर साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चों, ये दोनों का ईयर का सेंसेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, राइट। तो हो सकता है कि ये साउंड जो है, आई मीन जो ए के लिए जैसा लगे, बी के लिए वैसा ना लगे। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, मैं मानता हूं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का साउंड है, ठीक है, लेकिन ईयर का सेंसेशन दोनों पर्सन के लिए अलग अलग है। लिसनर लिसनर को क्या करेगा, वैरी कर जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आई कैन से कि मान लो कि मल्टीपल साउंड है ना, मान लो दो साउंड, मैंने कहा मान लो साउंड S1 है और S2 है, ठीक है, राइट। दोनों का फ्रीक्वेंसी मान लो सेम है, लेकिन दो अलग अलग जगह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। मान लो कि ये बॉय का साउंड है ना, और ये गर्ल का साउंड है। फॉर एग्जांपल, दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम हमने रखा है, ठीक है। मान लो जो बॉय का साउंड का फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, गर्ल का साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है F1 है। इसको भी F ही मान लो, F मान लेते हैं, हाँ। तो यार इसका F1 इसका F2, और F1 इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, F2। समझ में आया कि नहीं है? अब जरा सोचो कि अगर दोनों साउंड सेम ही है, आई मीन टू से दोनों साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, साउंड अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है बच्चों, कोई एक पर्सन है, मान लो पर्सन जो है वो X है, ठीक है, राइट। तो ये साउंड इसको तुम सुनाओगे और ये साउंड सुनाओगे, तो दोनों क्या सेम लगेगा? उसको बिल्कुल अलग अलग लगेगा। बोलो हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि इसके जो मतलब कान का जो क्या, जो ईयर का जो सेंसेशन है वो अलग है, ठीक है। तो बच्चों जो पिच डिपेंड करता है ना, वो सेंसेशन ऑफ ईयर्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, राइट। तो मैं बोलूंगा यहाँ पर क्या बच्चों, कि पिच डिपेंड्स ऑन द सेंसेशन एज परसीव्ड बाय अ लिसनर, ठीक है। तो बच्चों मैं देखूंगा कि जो पिच है वो डिफरेंट डिफरेंट लिसनर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई पिच इज व्हाट, दैट इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर? वेयर एज अगर मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी की, है ना, तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को हम, फ्रीक्वेंसी इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, राइट। मैंने तुम्हें क्या कहा बच्चों, अपने अर्लियर इस वीडियो के अर्लियर पार्ट में मैंने क्या कहा कि जिस चीज को हम मेजर करते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव। और जो पर्सन से पर्सन वैरी करे वो क्या है, सब्जेक्टिव, ठीक है। तो पिच तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सभी के लिए सेम आएगा, राइट। इसलिए मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं यार, ठीक है। तो ये था सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रहा ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, बोर्ड में आता है बच्चों, 1 मार्क का आता है, राइट। इंपॉर्टेंट सवाल भी है ना, ठीक है बच्चों। तो यहां हमने सेकेंड अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट करा, है ना, साउंड का। तीसरा आओ बच्चों, तीसरा आई मीन प्रॉपर्टी, या फिर मैं बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या है बच्चों, दैट इज थर्ड वन है, या सी ले लो तुम, जो भी लेना है, ठीक है। दैट इज क्वालिटी, ठीक है, या इसको कहते हैं टिम्बर। बच्चों क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देकर सुनो बच्चों, क्वालिटी क्या है। बच्चों एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ एक साउंड, ठीक है, राइट, उसका आई मीन टू से दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ साउंड, दोनों का मान लो लाउडनेस सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, है ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, F1 इज इक्वल टू F2। दो साउंड की बात कर रहा हूं, लेकिन दोनों डिफर कर जाएंगे किसमें बच्चों, क्वालिटी में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्वालिटी में कैसे डिफर कर जाएंगे, क्योंकि बच्चों दोनों का साउंड का अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें, दो मल्टीपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ साउंड का अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करें, तो साउंड का वेवफॉर्म क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, ठीक है, राइट। जैसे कि मान लो मैंने एक साउंड यूं ड्रॉ करा, देखो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक है बच्चों। दो साउंड है बच्चों, दोनों साउंड का लाउडनेस सेम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन वो फिर भी रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, है ना, ड्यू टू देयर व्हाट वेव फॉर्म, ठीक है। तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, मैंने क्या कहा, देखो ये रहा एक साउंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक साउंड का वेव फॉर्म ये रहा, ठीक है। दूसरे साउंड का वेव फॉर्म मैंने कहा, मान लो मैं इसको यूं ऐसे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। एक और साउंड का वेव फॉर्म यूं रहा, ठीक है। मैं एक और साउंड ड्रॉ करता हूं बच्चों, एक और ड्रॉ करता हूं वेव फॉर्म, ठीक है, ध्यान देकर देखो, ये रहा एक वेव फॉर्म, ठीक है। एक और वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे बहुत सारे वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, है ना, बहुत सारे वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं मान लो कि ये वेव फॉर्म ऐसा है कुछ, ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल, तो यहां से मान लो ऐसा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये साइन का कर्व है, राइट, ये हम बोलेंगे तो किसका है बच्चों, ये स्क्वायर वेव मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं, क्या है ही यहाँ पर, ये ट्रायंगुलर वेव है, और ये कोसाइन का वेव है, ठीक है, कोसाइन वेव फॉर्म है, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं बच्चों? cos 0 क्या होता है, 1,
cos 90, हालांकि ये 180 हो गया बच्चों, है ना, ये यही हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। कहाँ, इसको कोस का थोड़ा सा अलग होगा बच्चों, मैं पूरा ये ले लिया हूँ, क्या उसको बोलते हैं, साइकिल ले लिया हूँ, हाफ साइकिल ले लिया हूँ, ठीक है, ध्यान देगा उसमें, है ना। ये हाफ साइकिल है ना बच्चों, t/2, तो ये कितना हो गया, दैट इज t हो गया, है ना। ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है, राइट। तो ये t/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से यूं ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोसाइन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना, कि अलग अलग वेवफॉर्म है इन सब का। मान लो इसका एम्पलीट्यूड जो है, इसका एम्पलीट्यूड सभी का मान लो सेम है बच्चों, ठीक है। यहां भी क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है ना। सबका लाउडनेस क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है। सबका फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, सेम है। इसके बाद भी सभी का क्वालिटी अलग अलग है, क्यों, क्योंकि सभी का वेवफॉर्म क्या है बच्चों, अलग अलग है। तो बच्चों अगर वेवफॉर्म अलग हुआ तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा साउंड का। तुम्हें समझ में आया बच्चों, राइट। अगर मैं ये ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, ये हालांकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से ये ग्राफ हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, तो अपने आगे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ोगे बच्चों, है ना, व्हाट इज CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है बच्चों, राइट। अब इसमें बोलता हूं बच्चों, ध्यान देकर सुनो, है ना। मैंने क्या कहा कि लाउडनेस, यहां से हमने जो 4 डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म बनाया, यहां से पहला मैं बोलूंगा कि लाउडनेस, सॉरी लाउडनेस बोलते बच्चों, क्या बच्चों, क्या पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग, क्वालिटी, सर आप लाउडनेस बोल रहे हैं ना। क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वेव फॉर्म। समझ में है बच्चों, क्वालिटी किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, वेव फॉर्म पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, अगर मैं बोलूं ट्यूनिंग फोर्क, हाँ, ट्यूनिंग, ये मान लो क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क, FOR के, हाँ, ट्यूनिंग फोर्क है, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा कि ये ट्यूनिंग फोर्क जो है ना, वो बच्चों तुम उसको क्या करोगे, एक रबर पैड में स्ट्राइक कराओगे, उसको माइक्रोफोन के पास लेकर के आओगे, माइक्रोफोन कनेक्टेड है CRO के साथ में, तो वो तुम्हें एक वेवफॉर्म बनाकर दिखा देगा। तो ये ट्यूनिंग फोर्क केवल ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मोनोटोन बनाएगा, ठीक है, मोनोटोन मतलब साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई मीन टू से बच्चों, हाँ, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, ये एक ही तरह का फ्रीक्वेंसी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि म्यूजिक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मान लो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना बच्चों, उसमें सिर्फ मोनोटोन ही नहीं होता, उसमें और वैरायटी के फ्रीक्वेंसीज और एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशंस होते हैं, राइट। जैसे कि मैं क्या बोलूंगा बच्चों, देखो जैसे कि मैंने कहा, मैंने तो ये पहला जो वेवफॉर्म बनाया बच्चों, क्या बनाया वेवफॉर्म, पहला वाला वेवफॉर्म, ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये देखो, ये है मोनोटोन, ठीक है, जरा ध्यान देकर सुनो, ये क्या है बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये है मोनोटोन, राइट, हाँ कि नहीं। लेकिन अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या, सिर्फ एक ही टोन नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज, है ना, मिले हुए होते हैं, ठीक है, राइट, राइट बच्चों, है ना। और उन सबका क्या, दैट इज सुपर पोजिशन, हम उसको मिला देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वाइब्रेशन मिल जाएगा। ऐसा मान लो बच्चों, मैंने यूं करा ऐसे, यहाँ देखो, ठीक है बच्चों, राइट। अब इसका देखो एम्पलीट्यूड कितना है, A है, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, दैट इज A ही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, मतलब लाउडनेस सेम हो जाएगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी देखो, तुम ध्यान देकर सुनो बच्चों, फ्रीक्वेंसी भी सेम, अरे हाँ या नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, अगर मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान देकर सुनो, है ना, क्या है कि the sound from an instrument does not contain a note of single frequency, but it contains a combination of vibration or vibration of different frequencies and different amplitude. The vibration of lowest frequency, ठीक है बच्चों, एंड हाईएस्ट एम्पलीट्यूड इज नॉन एज फंडामेंटल वाइब्रेशन, ठीक है बच्चों। तो पहला वाइब्रेशन क्या, जो लोवेस्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, बट मैक्सिमम क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, फंडामेंटल। बाकी जो वाइब्रेशन है बच्चों, उसको बोलेंगे सब्सिडरी वाइब्रेशन, ठीक है, राइट। तो सब्सिडरी वाइब्रेशन इज नथिंग बट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन। जैसे मान लो बच्चों कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन इज फॉर एग्जांपल F, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट जो आएंगे वो सब्सिडरीज होंगे, ठीक है, राइट। तो मान लो कि फर्स्ट वन आ गया, दैट इज ये हो गया पहला फर्स्ट सब्सिडरी, है ना, F2 हो जाएगा, सेकंड सब्सिडरी F3 हो जाएगा, क्या, थर्ड सब्सिडरी। सो ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ही क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। समझ में आया कि नहीं है। तो आई कैन से Fi इज इक्वल n टाइम्स ऑफ F। इज दैट क्लियर बच्चों,
हाँ यानी तो अगर मैं आई को 1 पुट करूंगा तो फंडामेंटल ही मिलेगा मुझे, F1 बराबर F मिलेगा, ठीक है। तो F1 क्या है, फर्स्ट आई कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और F2 क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2F हो जाएगा, ये सेकंड। तो जो F2 है बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट सब्सिडरी, समझ में आया कि नहीं है। और F3 क्या हो जाएगा 3F, ठीक है राइट। यहाँ मैंने पुट कर दिया इंटीग्रल मल्टीप्लाई, आई मीन टू से ये FI क्या है, ये है तुम्हारा सब्सिडरीज फ्रीक्वेंसी जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो मैंने F3 कहा तो F3 क्या होगा 3F हो जाएगा, तो ये हुआ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हुआ फर्स्ट सब्सिडरी, ये हुआ सेकंड सब्सिडरी, ऐसे करते करते हो गया मान लो ये 4 दैट इज 4F है ना, ये हुआ थर्ड सब्सिडरी। तो बच्चों F2 होगा फर्स्ट सब्सिडरी, F3 होगा सेकंड सब्सिडरी, ठीक है बच्चों राइट। और F4 होगा थर्ड सब्सिडरी, क्यों, क्योंकि पहले वाले को हमने क्या नाम दिया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मिल करके है ना ओवरऑल वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, समझ में आया बच्चों राइट। सो देखो यहाँ दो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का लाउडनेस सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, बावजूद इसके दोनों का ग्राफ अलग अलग है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम क्वालिटी निकाल सकते हैं, क्वालिटी की पहचान कर सकते हैं। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, राइट समझ में आया ना, हाँ ना बच्चों। तो ये था तुम्हारा वेव फॉर्म से हम क्या निकालेंगे, दैट इज क्वालिटी निकालेंगे, ठीक है राइट। क्या निकालेंगे बच्चों, क्वालिटी, साउंड का क्वालिटी, जैसे खाने का क्वालिटी होता है, पानी पीने का क्वालिटी होता है ना, इंसानों की भी क्वालिटी होती है राइट, डिफरेंट वैरायटी के इंसान होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही वेवफॉर्म या वाइब्रेशन की भी जो है वो क्या होती है, अलग अलग वेवफॉर्म्स होती हैं, और उस अलग अलग वेवफॉर्म से हम साउंड का पता लगा सकते हैं, समझ में आया बच्चों राइट। तो एक लाइन लिखो बच्चों, द क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सब्सिडरी नोट्स एंड देयर रिलेटिव एम्पलीट्यूड प्रेजेंट इन इट अलोंग विथ प्रिंसिपल नोट, ठीक है बच्चों। तो जो क्वालिटी डिपेंड करता है बच्चों, वो सारे सब्सिडरीज नोट्स को हमने क्या करा, एक साथ ऐड कर दिया, मतलब हमने ऐड नहीं करा बच्चों, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, ठीक है राइट। हमने साउंड प्रोड्यूस किया ना, तो अलग अलग वेव फॉर्म आया, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन हुआ उसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होगा और सब्सिडरीज या उसको ओवरटोन भी बोलते हैं वो भी होगा। सभी फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब एक के साथ मिल जाते हैं, वेव का एडिशन हो जाता है, ठीक है राइट, जो हमें एक नेट वाइब्रेशन या एक अलग क्या देता है बच्चों, वेव फॉर्म देता है। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं यार, हाँ यार। देखो ध्यान देकर सुनो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस डिफरेंट सब्सिडरी नोट्स, ठीक है बच्चों। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो है सब्सिडरी नोट्स क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए वेवफॉर्म क्या होता है बच्चों, अलग अलग हो जाता है। समझ में आया कि नहीं है। अ नोट प्लेड ऑन अ पियानो हैज लार्ज नंबर ऑफ सब्सिडरी नोट्स व्हाइल द सेम नोट व्हेन प्लेड ऑन अ फ्लूट कंटेन्स अ वेरी फ्यू सब्सिडरी नोट्स, ठीक है बच्चों। तो अगर तुम पियानो प्ले कर रहे हो या फ्लूट प्ले कर रहे हो तो पियानो में सब्सिडरी नोट्स बहुत ज्यादा होता है राइट, लेकिन किसमें, फ्लूट में कम होता है, ठीक है बच्चों राइट। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं क्या बच्चों, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो साउंड है, ये किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आया है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी राइट, वेरी गुड ओके। अब ध्यान देखो सुनो बच्चों, हमने क्या करा, कैसे सर हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, क्या हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा बार बार, बिल्कुल नहीं। जैसे मैं तुम बोलता हूं बच्चों, ध्यान देकर सुनो, तुम मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कॉल करा, तुम्हारे पापा जी ने तुम्हें कॉल करा, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे नंबर से कॉल करा, तुम्हें उस नंबर के बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने आई मीन टू से तुम्हारे फादर साहब, लेट द एग्जांपल, उन्होंने अपना पहचान छुपा के तुमसे बात करा। तुम बताओ उनकी आवाज तुम पहचान जाते हो या नहीं, बताओ। Even though he has not said something that I'm your father, right? But even though he will call you, तुम पहचान जाओगे, हाँ पापा बोलिए, राइट। क्यों, क्योंकि उसकी तुम्हारे फादर साहब का साउंड तुम बहुत अच्छे से पहचानते हो, मतलब उसका वेव फॉर्म जो है वो तुम्हारे दिमाग में छप चुका है, ठीक है बच्चों, इसलिए तुम पहचान लेते हो इवन विदाउट सीइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन कि कौन है भाई, राइट। समझ में आया कि नहीं है। तो ये वेव फॉर्म की वजह से ही होता है, राइट। जैसे कि मेरा आवाज बच्चों, ठीक है, तुम मुझे कॉन्टिन्यूअस सुनते हो, राइट। तो जब तुम मुझे कॉन्टिन्यूअस सुनते हो तो जाहिर सी बात है कि मेरा आवाज तुम्हारे जहन में बैठ गया है। तो अब जब कभी मान लो ऐसा आवाज तुमको दोबारा सुनने को मिले, तुम पहचान जाओ कि आवाज थोड़ा थोड़ा मनीष सर जैसा मिल रहा है, ठीक है राइट। जैसे कि बच्चों मान लो जो मिमिक्री आर्टिस्ट है ना, वो मान लो कोई ने, किसी आर्टिस्ट ने अमिताभ बच्चन साहब का मिमिक्री किया, किसी ने शाहरुख खान साहब का मिमिक्री किया, अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। तो तुम पहचान जाते हो या नहीं, ऑफ कोर्स पहचान जाते हो। कैसे पहचान गए,
यार मान लो कि अमित जी का और शाहरुख जी का दोनों का क्या साउंड का मान लो एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन दोनों के साउंड का वेवफॉर्म क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। क्योंकि वेवफॉर्म अलग अलग है, तुम्हारे दिमाग में वो वेवफॉर्म छप चुका है, इसीलिए तुम उसे पहचान लोगे कि ये आवाज शाहरुख साहब की है या फिर अमित जी की है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट। सो नेक्स्ट एक बार इसको तीनों को हम क्या बच्चों इसको समराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां हमने क्या किया बच्चों, हमने यहां लिखा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ध्यान देकर सुनो, है ना। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों, ठीक है। और ये किस पे कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फैक्टर। तो बच्चों हमने पढ़ा पहले क्या, लाउडनेस किस पे डिपेंड किया बच्चों, एम्पलीट्यूड पे। फिर हमने डिस्कस किया पिच किस पे डिपेंड किया बच्चों, फ्रीक्वेंसी पे। फिर हमने डिस्कस करा क्या बच्चों, क्वालिटी किस पे डिपेंड करा बच्चों, वेवफॉर्म पे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये कैसे डिपेंड किया बच्चों, ये फैक्टर को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल तुमको मिलते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी हमने चर्चा करी ऑलरेडी, राइट। लाउडनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इंटेंसिटी क्या, सॉरी, लाउडनेस क्या है, सब्जेक्टिव है। इंटेंसिटी क्या है, ऑब्जेक्टिव है। पिच क्या है बच्चों, कैलकुलेशन करते हैं हम पिच को, राइट। तो क्या है वो, ऑब्जेक्टिव, सॉरी, फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वेयर पिच क्या है, सब्जेक्टिव है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसका भी एक समरी करते हैं बच्चों। तो मान लो यहां लिखा मैंने सब्जेक्टिव, यहां लिखा मैंने ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लाउडनेस क्या है बच्चों, सब्जेक्टिव है। ठीक है, पिच क्या है, लाउडनेस, ठीक है, PITCH, पिच क्या है बच्चों, सब्जेक्टिव है। ठीक है, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, ऑब्जेक्टिव है। इंटेंसिटी क्या है बच्चों, क्या है, ऑल्सो ऑब्जेक्टिव है। तो बच्चों इस पोर्शन से बोर्ड में क्वेश्चंस एग्जैक्टली आते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, 2 मार्क के सवाल इससे बनते हैं। समझ में आया बच्चों? नाउ वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ आवर चैप्टर, राइट। राइट चिल्ड्रन, म्यूजिक एंड नॉइज, राइट बच्चों, म्यूजिक एंड नॉइज। ओके बच्चों, म्यूजिक एंड क्या बच्चों, नॉइज। ठीक है, तो बच्चों देखो, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि अगर हम नॉइज के बारे में चर्चा करें तो मान लो साउंड का लेवल अगर 120 dB से ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉइज। ठीक है, अगर 0 से 80 dB रहेगा बच्चों, ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा सेफ लिमिट। ठीक है, क्या बच्चों, सेफ लिमिट। एस लिमिट मतलब सेफ लिमिट, यार मेरे पास लिखने का जगह कम बच्चों, तुम्हें पता है, राइट। हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। और अगर ये 10 dB से 30 dB रहे बच्चों तो ये होगा सूदिंग सेंसेशन। ठीक है बच्चों, क्या, सूदिंग सेंसेशन, तो बहुत ही अच्छा रहेगा सुनने में। ठीक है, और अगर ये 0 dB होगा तो लो लेवल ऑफ हियरिंग, राइट बच्चों, लो लेवल ऑफ हियरिंग, आई कैन से पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट। टीचर्स बोलते हैं तुम्हारे क्लास में पिन, आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट बच्चों। तो उसका डीबी कितना होता है उस साइलेंस का, दैट इज 0 dB होता है। ठीक है बच्चों, राइट। तो ध्यान देके सुनो बच्चों, अगर ये रहा साउंड लेवल तो ये कहलाएगा नॉइज, और अगर म्यूजिक रहेगा बच्चों तो जाहिर सी बात है ये उसका डीबी साउंड लेवल कितना होगा बच्चों, 10 dB से 30 dB। ठीक है, तो ध्यान देकर सुनो क्या है बच्चों म्यूजिक, इट इज अ प्लेजेंट कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म साउंड प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, तो मान लो बच्चों तुम प्ले करते हो, वायलिन प्ले किए, तुम गिटार प्ले किए, राइट, सितार प्ले किए, राइट। सो ऑल दोज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या बच्चों, जो साउंड निकलेगा उस साउंड का वाइब्रेशन, आई मीन जो साउंड का लेवल कितना होगा, बिटवीन 10 dB से 30 dB। इसलिए वो सूदिंग सेंसेशन, मतलब हमारे कानों को बड़ा ही आराम देने वाला, बहुत ही आराम देगा, बहुत ही हमको अच्छा फील होगा। समझ में आया बच्चों? लेकिन वही साउंड अगर क्या 120 dB से ज्यादा चल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, नॉइज क्रिएट करेगा। ठीक है, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था नॉइज पॉल्यूशन में क्या, कि अगर तुम बहुत ज्यादा समय तक रहते हो नॉइज के बीच में, मतलब उस साउंड के उस जगह में जहां पर साउंड हमेशा 120 dB से लेवल उसका ज्यादा होता है, तो बच्चों तुम्हारे कान परमानेंट डैमेज हो सकते हैं, हेडेक रह सकता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि धीरे बोलना है। ठीक है बच्चों, राइट, पॉल्यूशन साउंड का नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम वेवफॉर्म से कैसे पता लगा लेंगे भाई ये नॉइज है या फिर म्यूजिक है बच्चों? तो जाहिर सी बात है, मैंने क्या कहा तुमको पहले कि वेवफॉर्म हर साउंड का अगर मान लो बच्चों डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आया हुआ है तो हम पहचान लेंगे, हमें देखने की जरूरत नहीं है।
मान लो कोई गिटार प्ले कर रहा है, ठीक है, और कोई फ्लूट प्ले कर रहा है, तो क्या हमें देखने की जरूरत है कि वो जो इंसान फ्लूट का जो प्ले कर रहा है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या हम देख के ही पता लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम बिना देखे बस साउंड सुने ये बोल सकते हैं कि ये फ्लूट का साउंड है और ये गिटार का साउंड है। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ यानी तो अगर मैं बोलूंगा बच्चों दोनों के बीच का वेवफॉर्म का क्या डिफरेंस है बच्चों, तो देखो ये है वेवफॉर्म, ये मैंने बनाया वेवफॉर्म किसका किसका बच्चों, ये है म्यूजिक का वेवफॉर्म, ठीक है, राइट बच्चों, राइट। और अगर मैं ये बनाऊंगा किसका, नॉइज का बच्चों, पहला वाला क्या है, म्यूजिक, राइट, एम्पलीट्यूड, और ये हो गया क्या, टाइम, ये हुआ एम्पलीट्यूड, ये हो गया टाइम, ये किसके लिए हो गया बच्चों, नॉइज के लिए, सेकंड है ना। देखो तो ये क्या होगा, इसका वेवफॉर्म डिस्टोर्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तुम खुद देखो, ये हो जाएगा क्या, डिस्टोर्ट, समझ में आया बच्चों। तो सेकंड हो गया नॉइज, पहला क्या हो गया बच्चों, म्यूजिक हो गया। तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो अगर डायग्राम तो से पूछे तुमसे कि हाँ वेवफॉर्म के माध्यम से तुम दिखाओ कि कौन सा साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का होगा और कौन सा साउंड नॉइज का होगा, तो ऐसे डिस्टोर्ट करके नॉइज को दिखा सकते हो और उसको पूरा क्लीन करके, है ना, कोई डिस्टोर्शन नहीं रहेगा किसमें, म्यूजिकल साउंड में। समझ में आया बच्चों? राइट, बोलो हाँ या नहीं। तो एक बात थोड़ा बच्चों ध्यान दें, उसमें मैं क्या कहता हूं, है ना। देखो, देयर इज नो शार्प डिफरेंस बिटवीन द म्यूजिक एंड नॉइज, ठीक है बच्चों, म्यूजिक और नॉइज के बीच में बहुत बड़ा शार्प डिफरेंस नहीं है बच्चों, है ना। द डिफरेंस इज सब्जेक्टिव, अ साउंड विच इज म्यूजिक टू समवन may be noise to other. For example, pop song is music for the younger generation while it may be noise for the older generation, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच का, किसका, म्यूजिक और नॉइज के बीच का, बहुत ही थिन लाइन है बच्चों। मान लो कि कोई एक पॉप सॉन्ग की बात कर रहा हूं, पॉप सॉन्ग यार बहुत ही हेवी सॉन्ग होता है, तो यंग जनरेशन को ये खूब एनर्जी देता है, लेकिन जो जनरेशन ओल्ड है उनके कानों में ये हर्ट करता है। मैंने ये लाउडनेस वाले केस में तुम्हें एग्जांपल दिया था, बोलो हाँ यानी कि यार मान लो डीजे तुम बजा रहे हो अपने घर में, फॉर एग्जांपल तुम्हारा बर्थडे है, डीजे बजा रहे हो, तो डीजे बजाओ तो उसका लाउडनेस बहुत ज्यादा है, राइट। तो वो जो म्यूजिक है वो यंगर जनरेशन को बड़ा ही प्लेजर दे रहा है, लेकिन सेम म्यूजिक जो है, सेम लाउडनेस, सेम जो म्यूजिक है वो ओल्डर जनरेशन को क्या लग रहा है, नॉइज लग रहा है। समझ में आया ना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, ओके, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ठीक है बच्चों। तो मुझे पता है बच्चों तुम्हें क्या करना है, राइट। तुम्हें वीडियो पसंद आया, तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और धड़ल्ले से शेयर करना है, ठीक है बच्चों। और खूब मन लगा के पढ़ना बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही आसान है ना, इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है और मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन खूब अच्छे से पढ़ो, खूब शानदार पढ़ो और खूब अच्छा लाइफ में ग्रोथ करो। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।